बाइनोमियल थ्योरम। आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। गाइस, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले आप समझ लो, बाद में मैं आपको साथ में लिखवा के नोट्स भी बना के दे दूंगा आपको। पहले आपको समझना है कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। गाइस, कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट चूजिंग पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ सम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं and if I want to choose r objects, तो हम बोलेंगे NCR। एंड NCR का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? यहाँ पे अगर नंबर n है तो हम यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे n फैक्टोरियल, यहाँ पे नंबर r है तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे r फैक्टोरियल। एंड इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो n माइनस आर बनेगा, उसको भी डिनोमिनेटर में लिखना है n माइनस आर फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है? आपको बस मल्टीप्लाई करते रहना है नंबर 1 तक। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। लेट्स से गाइस, मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं और मैं 2 चॉकलेट्स चूज करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा 5C2। अब 5C2 को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे ऊपर 5 है तो हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। फिर दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, 5 माइनस 2 3 होता है तो नीचे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये जो 5 फैक्टोरियल है इसका मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 1। और ये 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि कुछ नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ 3 और 2 कैंसिल हो रहा है। एंड स्टूडेंट्स, बचेगा आंसर 5 4 20 अपॉन 2, तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू 10। गाइस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। यानी कि अगर आपको 5 चॉकलेट्स में से 2 चॉकलेट्स चूज करने हैं तो टोटल देयर विल बी 10 वेज। ये मैं आपको न्यूमेरिकली काउंट भी करके बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। लेट्स से हमारे पास 5 चॉकलेट्स हैं ABCDE और मेरे को 2 चॉकलेट्स चूज करने हैं, तो डू आई हैव 10 डिफरेंट वेज? चेक करते हैं। पहला वे होगा आई विल चूज चॉकलेट A एंड B, फिर आई विल चूज A एंड C, फिर आई विल चूज A एंड D, देन आई विल चूज A एंड E। ये 4 डिफरेंट वेज हो गए। देन आई विल चूज B एंड C, B एंड D, B एंड E। अभी टोटल 7 डिफरेंट वेज हो गए। उसके बाद वी विल चूज C एंड D, C एंड E, एंड फाइनली वी कैन चूज D एंड E। गाइस, अगर आप काउंट करोगे ना, टोटल देयर आर 10 डिफरेंट वेज इन विच यू कैन चूज 2 चॉकलेट्स आउट ऑफ 5। गाइस, बहुत लोग इंडिया में क्या करते हैं, ये NCR का डेफिनेशन बस मेमोराइज कर लेते हैं, जो कि गलत नहीं है, उससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि NCR का मतलब होता है चूजिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N। और इसमें आप एग्जीक्यूशन कैसे करोगे? यहाँ पे नंबर n है तो न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल, यहाँ नंबर r है तो डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, और दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करके आपको मिलेगा n माइनस आर, उसका भी फैक्टोरियल लिखना है और वो डिनोमिनेटर में लिखना है। और इसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। चलो एक और एग्जांपल बताता हूं। अभी T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, इंडिया ने 15 प्लेयर्स का स्क्वाड अनाउंस किया है, पर मैच में तो सिर्फ 11 प्लेयर्स खेलने जाएंगे। तो इसका मतलब गाइस क्या है कि हमें चूज करना पड़ेगा 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15। तो कितने तरीके होंगे आपको बताता हूं। इफ आई वांट टू चूज 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15, आई विल राइट 15C11। तो ये चूज करना हो गया। अच्छा, अब ऊपर नंबर क्या है? 15, तो यारो ऊपर लिखेंगे 15 फैक्टोरियल। नीचे नंबर क्या है? 11, तो नीचे लिखेंगे 11 फैक्टोरियल। एंड गाइस, दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 11 4 होता है, तो नीचे लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पे 15 फैक्टोरियल होगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू, अब मैं आगे 1 तक नहीं लिखूंगा, इसके बाद 11 10 9 वो सब आने वाला है, तो इंटू लिख देता हूं 11 फैक्टोरियल। अच्छा, मैं यहाँ पे क्यों स्टॉप कर रहा हूं? मैंने 11 फैक्टोरियल के यहाँ पे आके क्यों लिख के छोड़ दिया उसको? बिकॉज डिनोमिनेटर में भी 11 फैक्टोरियल है तो वो कैंसिल हो जाएगा। और 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो अब ये कैंसिल हो गया। तो आप ऐसे किसी भी नंबर के साथ कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आप उसको छोड़ के वहां पे फैक्टोरियल लगा दो। जैसे मैंने यहाँ 15 फैक्टोरियल को लिखा, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 पे मैं रुक गया, तो इंटू 11 फैक्टोरियल। फिर ऊपर नीचे 11 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे 4 3 12 होगा, तो ये 12 भी है, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 2 1 एंड 2 7 हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे आंसर मिलेगा 15 इंटू 7 इंटू 13। अच्छा,
तो 15 इंटू 7 होता है 105, तो 105 इंटू 13। अच्छा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1050 और 315 ऐड करेंगे हम लोग, तो इसमें आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से 1365। तो गाइस ये ट्रू बात है। मतलब कितना मुश्किल है एक टीम बनाना, आप सोचो। अगर आपके पास 15 प्लेयर्स का स्क्वाड है और आप 11 प्लेयर्स चूज करना चाहते हो, देयर आर 1365 डिफरेंट वेज ऑफ फॉर्मिंग अ टीम। बिना मतलब के लोग गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को बहुत गाली देते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो इतने अलग अलग तरीके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गैस, अगर आप शॉपिंग पे जा रहे हो तो कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स कंप्लेन करते हैं कि उनके वाइफ को शॉपिंग के लिए बहुत टाइम लगता है। मैं नहीं करता, जनरली आपको बता रहा हूं, पर आप देखो तरीके कितने होते हैं। सपोज अगर आप शॉप में जा रहे हो, सपोज किसी को 2 ड्रेसेस खरीदने हैं आउट ऑफ 100 डिफरेंट ऑप्शंस। कोई भी आप शॉप में जाओ, मिनिमम 100 ऑप्शंस होते हैं, तो 100 में से मेरे को कितने ड्रेसेस खरीदने हैं? 2। तो कैसे चूज करूंगा? 100C2। तो 100C2 का आंसर क्या आएगा? ऊपर 100 है तो ऊपर 100 फैक्टोरियल, नीचे 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल, और 100 माइनस 2 कितना होता है? 98। तो नीचे हम लिखेंगे 98 फैक्टोरियल। अब यहाँ 100 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 100 इंटू 99 इंटू, आप जहां पे चाहो वहां पे स्टॉप कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊंगा 98 फैक्टोरियल पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 98 फैक्टोरियल है। तो नीचे 2 इंटू 1 इंटू 98 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ। अब 100 इंटू 99, ये आपका 9900 अपॉन 2। आई थिंक द आंसर शुड बी 4995 इफ आई एम कैलकुलेटिंग राइट। तो बेसिकली इतने अलग अलग तरीके हैं ऑफ जस्ट चूजिंग 2 ड्रेसेस आउट ऑफ 100। तो अगले बार कोई आपको अगर बोले यार तुम्हें ना शॉपिंग में बहुत टाइम लगा रहे हो, उनको आप बैठ के कैलकुलेशन दिखाओ और उनको बोलो इतने अलग अलग तरीके हैं और इसीलिए इसमें टाइम लगता है। आप ये तो चलो हम लोग है ना कपड़े चूज कर रहे हैं, जब आप शादी करने वाले हो, यू विल चूज, होपफुली यू विल चूज ओनली वन आउट ऑफ मेनी। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख ऑप्शंस तो होंगे आपके एज के। अगर आप सपोज हस्बैंड या वाइफ चूज करना चाह रहे हो, तो 10 लाख में से आपको एक चूज करना होगा। तो उसमें आप कैलकुलेट कर लेना घर जाके कि कितने अलग अलग तरीके होते हैं। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन जिसमें चूज करना होता है उसमें बहुत समय लग सकता है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। अब जैसे देखो इंडियन टीम बनानी है तो 15 में से 11 प्लेयर्स चूज करने हैं, तो 1365 ऑप्शंस अवेलेबल हैं टू फॉर्म अ टीम। हाँ चलो, इसमें से कुछ प्लेयर्स फिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हर्षित राणा का तो प्लेस फिक्स ही होता है, ठीक है। जिन लोगों को क्रिकेट का जोक समझ में आता है उनको पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ये तो जोक था, पर चलो जो जेन्युइन फिक्स प्लेयर्स है वो कौन से हैं कि हर मैच में सूर्य कुमार यादव तो खेलेंगे बिकॉज वो हमारे कैप्टन है। अभिषेक शर्मा खेलेंगे, वो T20 में वर्ल्ड नंबर 1 है बैट्समैन में। जसप्रीत बुमराह मोस्टली खेलेंगे बिकॉज वो वर्ल्ड नंबर टॉप 10 में तो आते हैं बॉलर्स में। वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि टोटल 11 में से 7 या 8 प्लेयर तो सेल्फ चोजन है। चलो हम अज्यूम करते हैं कि 8 प्लेयर तो पक्का फिक्स ही है कि जो खेलने वाले हैं। तो अभी बचे कितने? 7 प्लेयर बचे। उसमें से हमें चूज कितने करने हैं? सपोज लेट्स से वी हैव 8 प्लेयर्स फिक्स है, तो 15 में से 8 चले गए तो 7 प्लेयर्स बचे। अब बचे हुए 7 में से मुझे 3 चूज करने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा एग्जाम में? 7C3, या फिर मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? 7C3 क्या होगा? 7C3 ऊपर 7 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल, और 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल, तो नीचे 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट करके देखना, इतने अलग अलग तरीके से आप टीम बना सकते हो। तो अभी देखो आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग बन गए कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। गाइस कॉम्बिनेशन क्या होता है? चूजिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N, दैट इज कॉम्बिनेशन। और NCR का कैलकुलेशन हमने देखा। अब गाइस इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखने से पहले 3-4 बेसिक कैलकुलेशन है जो अपन अगर याद रखते हैं तो एग्जाम में टाइम बचता है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी अगर आपको NC0 दिखाई दे तो आप डायरेक्टली आंसर 1 कर दो, या फिर अगर आपको NCN दिखाई दे तो उसमें भी आंसर 1 आता है। इसका लॉजिक है गाइस, अगर आपको N में से एक भी ऑब्जेक्ट चूज नहीं करना है तो कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, कोई भी चूज मत करो। अगर आपको N में से सारे ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, एक ही तरीका है, सारे चूज कर लो। तो बेसिकली NC0 का भी आंसर 1 होता है, NCN का भी आंसर 1 होता है। ये एग्जाम में बस टाइम बचाता है, ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज जस्ट बेसिक कैलकुलेशन। वैसे ही अगर आपको कभी भी NC1 दिखाई दे तो उसका आंसर N ही होता है। मतलब अगर मेरे को 5 में से एक ऑब्जेक्ट चूज करना है तो 5 तरीके हैं, तो इसीलिए 5C1 का आंसर 5 आएगा। अच्छा, अगर मुझे N में से N-1 ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं, NCN-1, तो उसका भी आंसर N आता है। तो गाइस बेसिकली ये जो 4
फॉर्मूलाज या फिर 4 कंसेप्ट जो मैंने लिखे हैं, दीज आर बेसिक कैलकुलेशन। मैं कैलकुलेशन करके भी दिखाता हूं आपको, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, NC0। NC0 सॉल्व करके देखे क्या होगा। बस देखो, मेरे को है ना चेक करना है कि NC0 का आंसर क्या आएगा। तो NC0 विल बी नथिंग बट, यहाँ पे n है तो ऊपर में लिखूंगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या है 0 तो नीचे लिखूंगा 0 फैक्टोरियल, और फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 0 होगा n, तो नीचे n फैक्टोरियल। अच्छा, अच्छी बात क्या है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अभी नीचे 0 फैक्टोरियल बच गया। गाइस 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ये बाय डेफिनेशन है। दो वैल्यूज 1 होते हैं, एक 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और एक 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ये दोनों 1 ही होते हैं, डिफाइन किया गया है। तो अब यहाँ पे 0 फैक्टोरियल गाइस अगर 1 होता है तो हमारा आंसर क्या बचेगा, हमारा आंसर बचेगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1। देखो NC0 का आंसर 1 आया। अच्छा, NCN का भी आंसर करके बताता हूं। NCN में क्या होगा, ऊपर n है तो ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे n है तो नीचे लिखेंगे n फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस n 0 तो नीचे लिखेंगे 0 फैक्टोरियल। अरे सेम कैलकुलेशन हुआ, ये कैंसिल हुआ, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1/1 आंसर इज 1। तो आप है ना डायरेक्टली एग्जाम में लिखना चालू करो आज के बाद कि NC0 आ गया या NCN आ गया तो आंसर 1 ही होता है। अच्छा, और मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया कि NC1 का आंसर और NCN-1 का आंसर, इन दोनों का भी आंसर सेम होता है, और इन दोनों का भी आंसर इजी वाला होता है। क्या होता है देखो, अगर NC1 है तो ऊपर क्या लिखूंगा n फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखूंगा 1 फैक्टोरियल, और फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों नंबर्स तो n-1 आएगा तो नीचे लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने सिखाया ना, आप कोई भी फैक्टोरियल को लिखना चालू करो, जहां पे आपको स्टॉप करना है आप कर सकते हो। जैसे n फैक्टोरियल को मैं बोल सकता हूं n इंटू फिर मैं एक नंबर कम करूंगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, यहीं पे मैं स्टॉप कर जाऊंगा। तो n फैक्टोरियल को लिखूंगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, अपॉन डिनोमिनेटर में भी क्या है n-1 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर गाइस, NC1 का जो आंसर है दैट इज इक्वल टू n। NC1 का आंसर इक्वल टू n है। अच्छा, ये भी करके बताता हूं, ये क्या है NCN-1, ऊपर क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल, और गैस दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना n-1 तो सिर्फ नंबर 1 बचेगा, तो नीचे एक और आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। अच्छा गैस, वापस से सेम चीज करूंगा, ये जो n फैक्टोरियल है इसको लिखूंगा n इंटू, एक नंबर कम कर दो n-1, यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, अपॉन नीचे भी क्या है n-1 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल। तो व्हाट इज द आंसर, इट इज इक्वल टू n। तो अभी तक आपको लेक्चर में क्या क्या समझना था उसका एक समरी देता हूं, फिर हम लिखना चालू करते हैं। तो समरी ये है गाइस कि whenever you write combination NCR, it means you are choosing R objects out of N. How do you execute this? ये वाला नंबर यहाँ न्यूमरेटर में लिख दो n फैक्टोरियल, ये वाला नंबर यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दो r फैक्टोरियल, और दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो n-r बचेगा, उसका भी फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में लिख दो। तो कंसेप्ट भी हो गया और एग्जीक्यूशन भी हो गया। अब चार मेन वैल्यूज जो डायरेक्टली हम एग्जाम में लिख दें, अगर NC0 आ जाए या NCN आ जाए तो आंसर 1 है, और अगर NC1 आ जाए या NCN-1 आ जाए तो दोनों केस में आंसर क्या लिखना है n। तो इससे अपना टाइम बचता है एग्जाम में। इसके बाद गए अभी है ना लिखना चालू करेंगे, पर उससे पहले अभी प्रॉपर्टीज करते हैं। अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं कराई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्बिनेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN-R। ये ना मैं बॉक्स भी बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब गाइस एग्जांपल के थ्रू कराऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा। कल सपोज किसी ने मुझे बोला कि 11C3 का वैल्यू निकाल के बताओ, तो 11C3 का वैल्यू इज द सेम एज 11C8 का वैल्यू। आप बोलोगे सर लॉजिकली ऐसे सेम कैसे आ रहा है। गाइस लॉजिकली समझना, दिस इज लाइक चूजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 11, दिस इज लाइक चूजिंग 8 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 11, पर दोनों का आंसर सेम क्यों आ रहा है, बिकॉज आप रिवर्स पर्सपेक्टिव रख सकते हो कि आई एम चूजिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 11, हियर आई एम not choosing 3 objects out of 11, so the number of ways of these two things should be same, therefore 11C3 is equal to 11C8। अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आया तो मैं हर कंसेप्ट में मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहा हूं। देखो जैसे मैंने फर्स्ट कंसेप्ट भी आपको इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से बताया, शॉपिंग के पर्सपेक्टिव से बताया, चॉकलेट्स के पर्सपेक्टिव से बताया, अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको दूंगा। अब देखो एक और पर्सपेक्टिव से बताता हूं। लेट्स से मेरे को है ना 7 में से 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करना है, तो मैं बोलूंगा 7C2। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि 7C2 की वैल्यू
और 7C5 की वैल्यू सेम होगी। अब बोलोगे सर आपने 7C5 कैसे लिखा? 7 - 2 कितना होता है? 5। तो अगर मैं यहाँ पे नीचे 2 के जगह 5 लिख दूं तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। बट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? ये लॉजिक इतने कम बच्चों को पता होता है इंडिया में। आई होप आप लॉजिक के थ्रू करो। लॉजिक ये है कि हियर यू आर चूजिंग 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7, here you are choosing 5 objects out of 7. How can both the answers be same? Because this is nothing but choosing 2 objects out of 7 and this is nothing but not choosing 2 objects out of 7. So it is the same number of ways. So therefore ये दोनों वैल्यू सेम आते हैं। कोई भी इसमें कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 11C1 करते हो तो 11C1 की वैल्यू विल बी सेम एज 11C10 और गैस इन दोनों की वैल्यू विल बी 11। अब बोलोगे सर आपने इतना फास्ट में आंसर कैसे लिखा 11? अभी ऊपर सिखाया था ना, NC1 आ जाए या NCN-1 आ जाए, दोनों का आंसर क्या होता है? n। अच्छा कोई और भी पर्सपेक्टिव देखते हैं। सपोज मैंने लिखा 12C0, अच्छा तो 12C0 विल बी सेम एज 12C12। अच्छा और इन दोनों का आंसर पता है कितना आएगा? 1 आएगा। अब बोलोगे 1 कैसे आया? अभी सिखाया था NC0 भी 1 होता है, NCN भी 1 होता है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी गाइस? एक बार मेरे साथ अपने माइंड में रिपीट करना, मैं लिखता हूं। The property is that NCR is always equal to NCN-R. This is the property. तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। टोटल कितने प्रॉपर्टीज गाइस याद करने होते हैं कॉम्बिनेशन के? ऐसे तो बुक्स में बहुत सारे लिखे हुए हैं पर इंपॉर्टेंट 4 हैं, उसमें से एक हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी, प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन। अच्छा गाइस इसका आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं जो कि बहुत ही आसान है इस प्रॉपर्टी का प्रूफ। अगर आप इसका डेफिनेशन के हिसाब से कैलकुलेशन लिखोगे तो ऊपर नंबर क्या है? n, तो ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल। नीचे नंबर क्या है? r, तो नीचे लिखेंगे r फैक्टोरियल। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो नीचे क्या लिखेंगे? n - r फैक्टोरियल। ये हो गया LHS। RHS भी सेम आता है क्या देखते हैं। यहाँ ऊपर नंबर क्या है? n, तो लिखेंगे n फैक्टोरियल। नीचे क्या है? n - r, तो नीचे लिखेंगे n - r फैक्टोरियल। फिर यारो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिर्फ r बचेगा, तो नीचे आएगा r फैक्टोरियल। आप नोटिस करना गाइस LHS और RHS सेम है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो प्रूफ हो गया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई। अब गए सेकंड प्रॉपर्टी, और ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कोरिंग। सीईटी में, बिटसैट में और जेई मेंस में अगर एक कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है तो वो इस प्रॉपर्टी पे है। तो अच्छे से देखना प्रॉपर्टी क्या है। द प्रॉपर्टी इज NCR प्लस NCR -1 इज इक्वल टू n + 1 CR। पहले का ये प्रॉपर्टी याद कैसे करते हैं उसका टेक्निक बताता हूं। ये दोनों नंबर सेम चाहिए और नीचे वाले जो दो नंबर हैं उसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस चाहिए। देखो यहाँ पे R है और यहाँ R - 1 है, तो सिर्फ 1 का डिफरेंस है। ऊपर वाले दोनों नंबर सेम चाहिए और नीचे वाले जो दो नंबर हैं उसमें हमें 1 का डिफरेंस चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है अचीव, तो उस केस में बस ऊपर वाले नंबर में +1 कर दो, तो ये हो जाएगा n + 1। और नीचे जो दो नंबर हैं उसमें जो बड़ा वाला नंबर है वो लिख दो। तो बड़ा वाला नंबर क्या है? R, तो यहाँ पे मैंने R लिखा है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके बता रहा हूँ। सपोज कल एग्जाम में आ जाए 5C4 + 5C3, तो मुझे डरना नहीं है। मैं यहाँ पे देखूंगा 5C4 + 5C3, अरे ये दोनों नंबर सेम है, 5 और 5 बेस्ट हो गया। और इन दोनों नंबर्स के बीच में एक ही नंबर का गैप है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है? ये 5 में +1 करना है, तो ये हो जाएगा 6C। और ये 4 और 3 में बड़ा नंबर कौन सा है? 4, तो आंसर आ गया 6C4। वन मोर एग्जांपल, ये प्रॉपर्टी बहुत मस्त है और बहुत फ्री के मार्क्स है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्बिनेशन। डोंट वरी गाइस, मैं आपको सब कुछ लिखवाऊंगा, सो कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट हो गया गाइस, क्योंकि टोटल देयर आर 4 प्रॉपर्टीज, उसमें से सेकंड प्रॉपर्टी अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी सबको याद हो गया होगा कि NCR इज इक्वल टू NCN-R, वो मैंने विद प्रूफ बताया। इसका भी प्रूफ गाइस बताता हूं 2 मिनट में, पहले एग्जीक्यूशन करना सीखते हैं। सपोज कल एग्जाम में आ जाए 47C5 + 47C6, मुझे डरना नहीं है। मुझे पता है करके ऊपर के दोनों नंबर सेम है और मुझे पता है कि नीचे दोनों नंबर्स के बीच में देयर इज डिफरेंस ऑफ ओनली 1 का गैप है। तो बस मुझे क्या करना है? ऊपर वाले नंबर में +1 करना है, तो 48C, और 5 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है? 6, तो 48C6 इज द आंसर। वन लास्ट एग्जांपल, बहुत ही इजी प्रॉपर्टी, एकदम फ्री के मार्क्स, और अभी हम इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे। अभी सपोज मेरे पास है 51C2 + 51C3। आई शुड नॉट वरी अबाउट दिस, दिस इज सो इजी। बस मैं कर दूंगा आंसर एज 52C3।
ओके, हाउ डिड आई राइट द आंसर सो फास्ट? इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो यहाँ पे 3 लिखना है, और इन दोनों नंबर्स में बस वो एक +1 कर दो तो 52 हो गया, तो 52C3 इज द आंसर। अब है ना गाइस, आपको प्रूफ बताता हूँ। प्रूफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर एक बार देख लो। सपोज मेरे पास LHS में है NCR प्लस NCR-1। प्रूफ देख के गाइस एडवांटेज बहुत मिलता है। आप देखो, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या है NCR का डेफिनेशन गाइस? NCR का डेफिनेशन होगा, यहाँ n है तो ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे r है तो नीचे लिखेंगे r फैक्टोरियल, और गाइस इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, ये आपका आ गया पहला टर्म प्लस। अच्छा, दूसरे टर्म में क्या करेंगे? यहाँ पे ऊपर है n तो यहाँ लिखेंगे n फैक्टोरियल, अपॉन नीचे है r-1 तो नीचे लिखेंगे r-1 फैक्टोरियल, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आंसर आएगा n माइनस r+1 फैक्टोरियल। मैं प्रूफ दिखा रहा हूं आपको, ये बस मैंने डेफिनेशन लिखा है गाइस, और कुछ नहीं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो r फैक्टोरियल है ये वाला, इसको मैं बोल सकता हूं r इंटू, एक नंबर कम कर दो, r-1 फैक्टोरियल। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये जो r फैक्टोरियल है इसको लिख देंगे r इंटू, एक नंबर कम कर दो, r-1 फैक्टोरियल। और वैसे गाइस यहाँ पे जो नंबर है n-r+1 फैक्टोरियल, इसको लिख देंगे n-r+1 इंटू, एक नंबर कम कर दो तो n-r बचेगा, तो n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पता है? मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन, ये r फैक्टोरियल को मैं लिख दूंगा r इंटू, एक नंबर कम, r-1 फैक्टोरियल, और आगे क्या है? n-r फैक्टोरियल प्लस, फिर यहाँ पे क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन, पहला टर्म क्या है? r-1 फैक्टोरियल, और इसमें भी वापस वही चीज कर दूंगा, n-r+1 पहले लिख दूंगा, n-r+1, और एक नंबर कम कर दूंगा तो n-r बचेगा, उसका फैक्टोरियल लिख दूंगा। अब आप देख सकते हो कि दोनों टर्म्स में बहुत कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। देखो यहाँ पे भी मैं सर्कल करके रखता हूँ, ये सारे टर्म्स अपने को दिख रहा है करके कॉमन ही निकलने वाले हैं जो मैंने सर्कल किए हैं। अच्छा, अगर मैं सब कुछ कॉमन निकाल देता हूँ दोनों टर्म से, तो बाहर कॉमन क्या निकलेगा? n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, ये कॉमन निकला। ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n-r+1, ऐसा बचेगा। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं गाइस। इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑलमोस्ट आंसर बन गया। तो आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके n-r+1 प्लस r, तो ऊपर है ना सिर्फ n+1 बचेगा, ऊपर बचेगा n+1, और नीचे बचेगा r इंटू n-r+1। मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे रिवर्स लिखना चालू करेंगे। ये है n फैक्टोरियल इंटू, एक नंबर बड़ा आ गया n+1, तो इसको ओवरऑल हम लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल। तो इस पूरी चीज को हम ओवरऑल लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल। ठीक है गाइस, अगर आपको प्रूफ वापस देखना है तो आप रिकॉर्डिंग वापस से देख लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं बस आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूं। एंड ऑल्सो डिनोमिनेटर में गाइस क्या है? ये r-1 फैक्टोरियल इंटू r है, तो वो भी हो जाएगा सिर्फ r फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे n-r फैक्टोरियल इंटू n-r+1 है, तो वो हो जाएगा n-r+1 का फैक्टोरियल। ये सब बराबर से हो गया गाइस। देखो दिस इज सिंपल, एक बार चलो वापस बता देता हूँ प्रूफ जस्ट फॉर हैप्पीनेस। ये आपका LHS था NCR प्लस NCR-1, तो यहाँ पे n है तो n फैक्टोरियल लिखा, यहाँ r है तो यहाँ r फैक्टोरियल लिखा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो n-r फैक्टोरियल मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। सेम चीज यहाँ पे भी करो, यहाँ पे n है तो n फैक्टोरियल, ये r-1 है तो r-1 फैक्टोरियल, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-r+1 ऐसा बचेगा, उसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे को है ना सिंपल मैथ्स करना है कि जो ये r फैक्टोरियल है इसको बोलना है r इंटू r-1 फैक्टोरियल, एक नंबर कम करके वहां पे छोड़ दो, और इसमें भी ऐसे ही करो, n-r+1 इंटू, एक नंबर कम करो तो n-r फैक्टोरियल बच जाएगा। फिर ये जो मैंने सर्कल किया है वो कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा 1/r प्लस 1/n-r+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में सिर्फ n+1 बचता है और नीचे r इंटू n-r+1 बचता है। अब रिवर्स बोलना चालू करो कि ये एक फैक्टोरियल है, उससे एक नंबर बड़ा वहां पे पड़ा हुआ है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल।
और वैसे ही ये एक फैक्टोरियल है, उसका एक नंबर ज्यादा वहां पड़ा हुआ है, तो ये ओवरऑल हो जाएगा आर फैक्टोरियल। और ये एक फैक्टोरियल है, उसका एक नंबर ज्यादा यहाँ पड़ा है, तो ये भी हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। अच्छा, तो ये जो चीज लिखी है मैंने, यही है n प्लस वन सी आर। आप करके देखना, यही n प्लस वन सी आर है, तो इसीलिए आपका RHS आ गया। तो गैस अभी तक हमने लेक्चर में क्या क्या सीखा है उसका वापस एक ग्रैंड समरी, बहुत जल्दी हम लिखना चालू करेंगे गैस। आपको सिर्फ लेक्चर में क्या क्या समझना है कि भाई n में से अगर r ऑब्जेक्ट्स चूज करने हैं तो NCR करके हम लिखते हैं। एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ऊपर n फैक्टोरियल नीचे r फैक्टोरियल, और दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट करके नीचे n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, फिर आपको ध्यान में रखना है कि NC0 आ जाए या NCN आ जाए, दोनों का आंसर 1 होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि NC1 आ जाए या NCN माइनस 1 आ जाए, दोनों का आंसर n होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है दो प्रॉपर्टीज कि NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस आर, विथ प्रूफ करा हमने इसको। अच्छा, और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि NCR प्लस NCR माइनस वन। मतलब गाइस बताता हूं ये प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कैसे होती है एग्जाम में। यहाँ के दोनों नंबर सेम चाहिए होते हैं और ये वाले नंबर में 1 का गैप होता है, तो आपको क्या करना है, ऊपर प्लस 1 कर देना है, तो n प्लस वन सी, और इसमें जो बड़ा नंबर होता है वो लिखना है, तो बड़ा नंबर r है, तो n प्लस वन सी आर। ओके गाइस, दिस इज द समरी ऑफ द एंटायर लेक्चर। मैंने इसका प्रूफ 2 टाइम्स बताया, फिर भी आपको बाय चांस समझ में नहीं आया, इट्स ओके गाइस, आप वापस ये तो रिकॉर्डिंग देखो, नहीं भी देखते हो तो चलता है, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा आ गया है, तो आप कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर सकते हो। लास्ट के 2 प्रॉपर्टीज गाइस। अच्छा, ये 2 प्रॉपर्टीज बहुत यूज होते हैं, ये वाला और ये वाला। आगे के 2 प्रॉपर्टीज थोड़े कम यूज होते हैं, पर याद करने हैं, मतलब यूज होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो जैसे अभी सपोज कभी आ जाए NCR अपॉन NCR माइनस वन, तो इसका डायरेक्ट आंसर आता है इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय r। दैट्स इट, n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय r। गाइस इसका भी प्रूफ एग्जैक्टली सिमिलर है टू दिस प्रूफ, इसलिए इसको दोबारा करने का सेंस नहीं बनता। मतलब इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो कि आप NCR का डेफिनेशन लिखो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और इसका भी डेफिनेशन लिखो, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और फिर आप बेसिक वो फैक्टोरियल वाली चीज करो कि वो नंबर लिख के एक नंबर कम करके फैक्टोरियल कर दो, कैंसिल होके एंड में इतना ही बचता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस प्रॉपर्टी की एग्जाम में यूज होता है पर कम यूज होता है। NCR अपॉन NCR माइनस वन आया, तो इट इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन अपॉन r। एंड गाइस द लास्ट प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान में रखनी है वो है r टाइम्स NCR। ये ऐसा आपको कभी दिख जाए, ये है ना, एक्चुअली मैं इतना इस प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंस देता नहीं था, पर क्योंकि मैंने भी इसका मॉड्यूल बनाया है तो आई रियलाइज कि देयर आर 3 और 4 क्वेश्चंस इन द मॉड्यूल जो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, इसीलिए फिर अभी इसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो r इंटू NCR अगर आता है तो हमें लिखना है n टाइम्स n माइनस वन सी आर माइनस वन। देखो मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन क्या, आपको बताता हूं, मेरा आपसे एक्सपेक्टेशन यह है कि आप ये कंसेप्चुअली सीखो कि NCR का मतलब क्या होता है। इट इज चूजिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n, ये आपको आना चाहिए। फिर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम में आपको ये और ये फास्ट में आना चाहिए ताकि टाइम बचे, और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज आनी चाहिए एट ऑल टाइम्स। NCR इक्वल टू NCN माइनस आर एंड NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन CR। ये दोनों प्रॉपर्टीज अपने को आनी चाहिए, ये दोनों भी अपने को आनी चाहिए, पर मैं इसको टाइम दूंगा, भले आपको 2-3 दिन के बाद आना चालू हो चलेगा मेरे को, बाकी सब कुछ अपने को आज ही परफेक्ट करना है। ये वाली प्रॉपर्टी क्या वापस देखना, NCR अपॉन NCR माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन अपॉन r, एंड r टाइम्स NCR इज इक्वल टू हो जाता है n टाइम्स n माइनस वन सी आर माइनस वन। चलो इसका प्रूफ देखते हैं, ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। LHS में क्या है, LHS में है r टाइम्स NCR, तो सॉल्व करेगा इसे एक बार देखना। LHS में क्या है, r टाइम्स NCR, तो मैं LHS में लिखूंगा r इंटू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये बस बेसिक डेफिनेशन में लिख रहा हूं, ये LHS हो गया। अच्छा, RHS में क्या है, RHS में है n इंटू, फिर गैस यहाँ ऊपर नंबर क्या है, n माइनस वन है, तो हम बोलेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन नीचे नंबर क्या है r माइनस वन, तो r माइनस वन फैक्टोरियल। एंड गैस बेस्ट पार्ट क्या है, जब आप इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो n माइनस आर ही बचेगा, तो नीचे आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, अब गैस चेक करते हैं क्या ये सॉल्व हो पा रहा है क्या।
अच्छे से स्क्रीन पे देखना, यहाँ पे है ना n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों तरफ मैच हो गया, करेक्ट, ये तो मैच हो गया। अच्छा, यहाँ पे n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल है, तो सब लोग अच्छे से देखना, यहाँ पे है n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, तो ये ओवरऑल हो जाएगा n फैक्टोरियल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, देखो उल्टा बोलना भी आना चाहिए कि ये कोई फैक्टोरियल है और उससे एक नंबर बड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। और वैसे गाइस यहाँ पे जो r फैक्टोरियल है इसको मैं बोल सकता हूँ r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। चलो सॉल्व करके देता हूँ, तो यहाँ आएगा r इंटू, यहाँ पे क्या है n फैक्टोरियल है, r इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन ये r फैक्टोरियल को बोल देंगे r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, करेक्ट। मतलब मैंने बस इसको नंबर को लिखा और एक नंबर कम करके फैक्टोरियल लिख दिया। आगे क्या है n माइनस आर फैक्टोरियल। क्या गाइस अभी LHS और RHS मैच कर रहा है, देखते हैं। अच्छा, और n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, इट विल बिकम n फैक्टोरियल। मतलब बेसिकली आपको उल्टा भी आना चाहिए कि हाँ यार कोई फैक्टोरियल पड़ा है, उससे एक नंबर ज्यादा पड़ा हुआ है, तो ये बड़े नंबर का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल हो गया। और यहाँ पे मैंने उल्टा बोलना सीखा कि r फैक्टोरियल को बोल सकते हैं r इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल। ओके, अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ आर आर कैंसिल हुआ और LHS और RHS में एग्जैक्टली सेम टर्म्स बन गए हैं, कोई भी फर्क नहीं है। देखो LHS और RHS एग्जैक्टली सेम है, मैं टिक मार्क कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। तो गाइस अभी है ना एक लास्ट समरी, ताकि फिर हम लिखना चालू करें। हम जेन्युइनली इसके बाद लिखना चालू करेंगे, पर मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इंटरेक्शन करना अगर आपको समझ में आया है। पहले मैं समरी देता हूँ, फिर इंटरेक्शन करेंगे, फिर लिखेंगे। पहले मैं आपको ये समरी देना चाहता हूं दैट NCR का मतलब होता है कंसेप्चुअली चूजिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। हाउ डू वी एग्जीक्यूट दिस? ऊपर लिखेंगे n फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे r फैक्टोरियल, और दोनों नंबर सबट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस आर फैक्टोरियल भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो दिस इज द कंसेप्ट एंड द डेफिनेशन ऑफ NCR। नाउ NC जीरो कभी आ जाए या NCN आ जाए तो इसका आंसर 1 ही होता है। इसके बाद कभी भी आपको NC1 दिखाई दे या फिर NCN माइनस वन दिखाई दे तो इसका आंसर n ही होता है। ये बेसिक डेफिनेशंस है या फिर बेसिक कैलकुलेशंस है जो मैंने करके भी दिखाया। गाइस हर एक चीज का आपको विद प्रूफ ही बताया आज भी। सिर्फ हम लोग हर एक प्रूफ को लिखेंगे नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है उतना लिख लेंगे और बाकी कंसेप्ट तो अच्छे से लिखेंगे, पूरा अभी लिखना चालू करेंगे। अब 4 प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर? एक NCR इक्वल टू NCN माइनस आर होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR माइनस वन, ये इक्वल टू हो जाता है n प्लस वन CR। तीसरा NCR अपॉन NCR माइनस वन, ये हो जाता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन R। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी अगर हमें कल तक याद हुआ तो भी चलेगा, आज बस मैं बता रहा हूं और लिख के भी दूंगा। एंड फाइनली गाइस लास्ट प्रॉपर्टी, ये वाला भी कल तक याद हो गया तो चलेगा, R टाइम्स NCR इज इक्वल टू n टाइम्स, दोनों जगह -1 कर दो, n माइनस वन CR माइनस वन। दीज आर द 4 अमेजिंग प्रॉपर्टीज और इसी के ऊपर ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन सॉल्व होता है ऑफ कॉम्बिनेशन। तो देखते हैं गाइस कितने लोगों को समझ में आया। इफ योर इंटरेक्शन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट वी स्टार्ट राइटिंग। ओके गाइस, एवरीवन टेल मी, how do I choose R objects out of n? What should I write? If I want to choose R objects out of n, I will directly write NCR is equal to n factorial upon R factorial into n minus R factorial. Great energy guys, super, आप सीख गए। तो आप conceptually सीखे कि this is choosing R objects out of n and this is the execution of it. Now tell me guys, what is the value of NC0 or NCN? Whenever you see NC0 or NCN, the correct answer is equal to 1. Whenever you see NC1 or NCN minus 1, the correct answer is simply N. Now whenever you see, अच्छे से देखना, NCR, it is also equal to, very important property guys, NCR is also equal to NCN minus R. जिन लोगों ने ये आंसर किया ना वो सब बच्चे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज दिस इज नॉट डिफिकल्ट टू आंसर। अगर आप ये आंसर नहीं कर पाए तो आपका ध्यान थोड़ा जेन्युइनली कम है। रिक्वेस्ट करूंगा अच्छे से ध्यान देना आगे वाले पार्ट ऑफ द लेक्चर में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाला बताना, ये वाला प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्कोरिंग मार्क्स। अगर आपको NCR प्लस NCR माइनस वन दिखाई दे, हाँ इसको बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या आप इसको बोल पाओगे? NCR प्लस NCR माइनस वन, इसका आंसर डायरेक्टली आता है ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी प्रॉपर्टी एंड दिस इज ऑल्सो इजी बट समटाइम्स यू कैन हैव सिली मिस्टेक्स इन दिस।
तो वो हमें अवॉइड करना है। अच्छा, इसके बाद का आप नहीं बता पाए तो ठीक है, पर ट्राई करते हैं। Whenever you see NCR upon NCR minus 1, what will you directly write? You will directly write n minus r plus 1 upon r, and guys the last property r times NCR. ये तो मतलब बहुत कम लोग फर्स्ट दिन पे बता पाते हैं, आप बता पाए तो बहुत ही अमेजिंग गाइस। What is the value of r times NCR? It is directly equal to CR minus। ठीक है, जिन सब लोगों ने सब में आंसर कराना दिल से थैंक यू बोलूंगा, आप अमेजिंग लेवल पे पहुंच गए इन कॉम्बिनेशन इन जस्ट 15 to 20 मिनट्स। चलो गाइस, अब है ना हम इन सब चीजों को लिखना चालू करेंगे। मैं आपको परफेक्ट नोट्स बना के देता हूं। आज लेक्चर में स्लाइड अपग्रेडेशन क्या है वो आपको अभी समझ में आएगा। ये पॉइंट लिखते हैं, सब लोग लिखो, चैप्टर का नाम लिखो, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 लिखो और यहां लिख दो कॉम्बिनेशन। ओके, और गाइस यहां पे लिख दो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट चूजिंग ऑब्जेक्ट्स। यहां लिख देना कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट चूजिंग ऑब्जेक्ट्स। अब स्टूडेंट्स एक बार हम ऑब्जेक्ट्स को चूज करें तो उसका तरीका क्या होता है, यहां पे लिख दो NCR is choosing R objects out of n, so this can be written as n factorial upon R factorial, और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो तो n माइनस R फैक्टोरियल भी लिखना है। और गैस इसको बॉक्स बना दो, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब इसके जो प्रॉपर्टीज या डेफिनेशंस है उसका प्रूफ मैंने आपको दिखाया, पर आपको बुक में लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज दे आर टू इजी एंड दे आर टू बेसिक, तो उससे कुछ वैल्यू एडिशन नहीं होगा, पर मैंने आपको कॉन्फिडेंस के लिए प्रूफ दिखा दिया। अब ये हमारा कंसेप्ट है, इसके अभी प्रॉपर्टीज और वो बेसिक डेफिनेशंस लिखते हैं। यहां तक आई होप सबने कॉपी कर लिया है। अब इसके नीचे लिख दो कि NC0 इज इक्वल टू 1, NCN is also equal to 1. Okay, NC0 is equal to 1, NCN is also equal to 1. फिर उसके नीचे लिख दो NC1 is equal to N and NCN minus 1 is also equal to N. So this is just basic definition. I hope आप लिखते जा रहे हो। And guys अभी ABCD ऐसे 4 प्रॉपर्टीज लिख दो प्रॉपर्टी A, NCR is always equal to NCN minus R। मतलब गाइस अगर आप 11C5 का वैल्यू निकाल रहे हो तो 11C5 का वैल्यू 11C6 जितना ही होगा। अगर आप 10C2 का वैल्यू निकाल रहे हो तो 10C2 का वैल्यू और 10C8 का वैल्यू सेम होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो गाइस, और इसको तो मैं बॉक्स बना दूंगा, इस पे तो फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपको दिखाई दे NCR प्लस NCR माइनस 1 तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है N+1 CR। एंड गाइस इसको मैं एक्चुअली बॉक्स से बना रहा हूं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक हमने पूरा थियरी एकदम स्ट्रॉन्ग करा है। अब हम बस क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब गाइस थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि कभी आपको दिखाई दे अगर NCR अपॉन NCR माइनस 1 तो डायरेक्टली ये होता है N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ओके, एंड गाइस द लास्ट प्रॉपर्टी, ऐसे और भी प्रॉपर्टीज हैं पर मेन जो 4 प्रॉपर्टीज हमें चैप्टर के स्टार्ट में सीखने चाहिए वो यही है, और आगे के पार्ट्स में मैं आपको और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, बट दीज आर द 4 एक्सट्रीम मेन वंस। ओके, एंड द 4th प्रॉपर्टी इज R टाइम्स NCR is equal to N times N minus 1 CR minus 1। ठीक है, तो दीज आर द 4 मेन प्रॉपर्टीज। ओके, डन। और ये हमारा पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब गैस हम है ना लेक्चर में स्लाइड अपग्रेडेशन क्या कर रहे हैं, वैसे हम लोग क्या करते थे पूरा थ्योरी एक साथ करते थे, उसके बाद CET क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर JEE मेंस क्वेश्चंस, वो भी स्ट्रैटेजी अच्छी है और वो स्ट्रैटेजी सेम ही रख रहे हैं। बस अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं कि जैसी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तभी का तभी आपको क्वेश्चंस करवाना चाहता हूं जस्ट बेस्ड ऑन दीस पॉइंट्स, ताकि क्या है आपको एप्लीकेशन सीखने को मिल जाए। नहीं तो क्या होता है आपको अलग अलग लेक्चर्स में वो डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं, तो मैं थोड़ा सा अपग्रेड करने का ट्राई कर रहा हूं। तो अभी है ना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप प्लीज स्क्रीन पे सब लोग देखना, कुछ लिखना मत। आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया ना तो आपको थ्योरी का एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट समझ में आएगा। तो गाइस क्वेश्चन देखना, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम
CET 2025. So the question is, find the value of 47C4 plus summation J goes from 1 to 5, 52 minus J C3. अब गाइस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जेई मेंस 2025 में भी आया है, एग्जैक्ट सेम विद सेम वैल्यूज। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया तो सीईटी में भी फायदा है और जेई मेंस में भी फायदा है। तो हाउ टू डू दिस, प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन। अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको लिखवा लूंगा अच्छे से, ठीक है। आपको क्या समझना है गाइस यहाँ पे कि यहाँ पे 47C4 है, अगर यहाँ पे 47C3 आ जाए तो हम लोग वो सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मैंने जो आपको 4 प्रॉपर्टीज लिख के दी है ना ABCD, उसमें जो प्रॉपर्टी बी है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जे की वैल्यू एक एक करके डाल देंगे। अगर मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू 1 डाल दी तो ये हो जाएगा 52 माइनस 1C3, यानी कि ये हो जाएगा 51C3। तो गाइस देखो क्या यहाँ पे 51C3 है, यस। फिर अगर मैं जे की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 52 माइनस 2 50C3 होगा। तो देखो यहाँ पे 50C3 भी लिखा है। फिर जे की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 52 माइनस 3 49C3 होगा, 49C3 आ गया। फिर जे की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 52 माइनस 4 48C3, 48C3 आ गया। और फिर लास्ट में जे की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 52 माइनस 5 47C3 ऐसा बच जाएगा। देखो वो यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली हमने बस क्या करा, ये आपका ओरिजिनल है 47C4 और इसके अंदर 5 टर्म्स होंगे, वो 5 टर्म्स बस मैंने अलग अलग करके लिख दिए और बीच में प्लस साइन आ गया बिकॉज समेशन दिया ना यहाँ पे, यहाँ समेशन है तो सबके बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस। अब देखो बस आपको जोड़ा बनानी है, मतलब कि क्या, अभी स्क्रीन पे देखना, 47C4 प्लस 47C3। हमने प्रॉपर्टी क्या सीखा था कि अगर ये दोनों नंबर सेम है तो ये दोनों नंबर में +1 कर दो, 48 कर दो, और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लिख दो, तो आंसर आएगा 48C4। तो गाइस ये जो मैंने येलो कलर से अंडरलाइन किया है इसका आंसर आ जाएगा देखो 48C4। अब अच्छी बात क्या है, 48C4 के आगे ये 48C3 भी पड़ा हुआ है, तो वापस से मैं इसको अंडरलाइन करूंगा। अब वापस से ये जोड़ी बन गई और वापस से ये पेयर का आंसर क्या आएगा, इसमें पावर में, पावर बोलना सही नहीं है बट ऊपर वाले नंबर में +1 कर दो तो ये आ जाएगा 49, और नीचे में ज्यादा बड़ा नंबर जो है वो लिख दो तो 49C4 हो जाएगा। तो इस येलो कलर का आंसर आएगा 49C4। ये देखो आंसर क्या आया, 49C4। अच्छा लकीली क्या है, उसके आगे क्या पड़ा हुआ है, 49C3। अब इनका मेरा एक जोड़ी बन गया, इसमें भी क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो 50 हो गया, और इन दोनों में बड़ा नंबर 4 है तो 50C4 हो गया। तो देखो इसका आंसर आएगा 50C4, ठीक है, 50C4 आ गया। फिर उसके आगे पड़ा हुआ है 50C3। अच्छा एक और जोड़ी बन गई। अच्छा इन दोनों का मिला के आंसर क्या आएगा, 51C4। देखो इन दोनों का मिला के आंसर आया 51C4। अच्छा लकीली उसके आगे क्या पड़ा हुआ है, 51C3। अच्छा ये लास्ट जोड़ी बन गई, इन दोनों का मिला के आंसर क्या आएगा, द आंसर इज 52C4। ये आपका फाइनल आंसर। अब बोलोगे सर सच में इतना इजी है कि बस ऐसे दो दो का पेयर बना के वो प्रॉपर्टी यूज करनी है? यस, एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट जस्ट इन सीईटी, इट इज आस्क्ड इन जेईई मेंस आल्सो एंड इट इज आल्सो आस्क्ड इन बिटसैट। तो हम वो लेक्चर्स अपग्रेड क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी सीखी, उसका एप्लीकेशन ऑन द स्पॉट सीख लिया ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार ये एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इसको है ना कैसे भी लिखते हैं आप, है ना नोट्स में भी क्या करो, आप अभी नोट्स बना रहे हो ना, आज के बाद नोट्स में क्वेश्चंस डालना चालू करते हैं। ये हमने पहले कभी किया नहीं है, आज से स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस आपने जो पॉइंट नंबर 1 लिखा है उसके नीचे लिखो क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ लिखो CET 2025। एग्जाम का भी ईयर लिख दो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम का क्वेश्चन ही कर रहे हो। सब लोग लिखो यहाँ पे क्वेश्चन है 47C4 प्लस समेशन J गोज फ्रॉम 1 to 5, 52 माइनस J, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 52 माइनस J C3, ओके। अब गाइस देखो मैं ना एग्जाम में डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर लिखता हूं क्योंकि मेरे को है ना ऐसे वाले क्वेश्चंस में शॉर्टकट समझ में आ गया है कि यार इसमें है ना बस पेयर्स बनने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं एग्जाम में स्टेप नंबर 1 लिखता हूं और उसके बाद सीधा आंसर ही लिखता हूं। कैसे आपको बताऊंगा, यहाँ पे है ना 47C4 को तो सेम लिखो 47C4। अब स्टूडेंट्स अगर मैंने यहाँ पे J का वैल्यू 5 डाल दिया, अच्छा J के वैल्यूज क्या क्या डालना अलाउड है, 1 से लेके 5 तक डालना अलाउड है। तो मैं क्या करूंगा 5 से चालू करता हूं, J का वैल्यू 5 डालते हैं तो व्हाट इज 52 माइनस 5, 47, तो 47C3 बचेगा। तो यहां लिखना 47C4 प्लस 47C3 प्लस, अब मैं J का वैल्यू 4 डाल दूंगा तो आ जाएगा 48C3। फिर गाइस मैं J का वैल्यू 3 डाल दूंगा
तो आ जाएगा 49C3। आई होप आप लिखते जा रहे हो। फिर गैस हम J का वैल्यू 2 डाल देंगे तो आ जाएगा 50C3, और फिर लास्ट में गैस J का वैल्यू 1 डाल देंगे तो आ जाएगा 51C3। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हुआ क्वेश्चन का। और गैस मेरा आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि स्क्रीन पे देखना फॉर जस्ट 30 सेकेंड्स। आप समझ जाओगे कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया आपके, तो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ये J का वैल्यू 1 2 3 4 5 वो एक एक करके डाल के ऐसे एक लाइन में सब कुछ लिख देना है। और फिर आपको अभी विजुअलाइज होना चालू होगा कि ये दोनों मिला के एक पेयर बन गए। इसका आंसर आएगा 48C4। फिर वो 48C4 और 48C3 ये दूसरा पेयर बन गए, ये बनेगा 49C4। फिर ये 49C4 और 49C3 ये मिलके बन जाएगा 50C4। 50C4 और 50C3 ये हो जाएगा 51C4। 51C4 और 51C3 आंसर आएगा 52C4। मैं एग्जाम में डायरेक्टली क्या करता हूं बताया क्या, इन सब में जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो ये है, उसमें +1 कर देता हूं तो 52, और नीचे जो नंबर है उसमें बड़ा वाला नंबर क्या है 4। तो बस मेरा आंसर डायरेक्टली, आप भी एग्जाम में डायरेक्टली लिखो ऐसे 52C4 आप डायरेक्टली लिखोगे। मैंने अभी ना ऊपर एक्सप्लेन करा अलग अलग भी, और आप एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा लिखना चालू करो। 52C4 इज द आंसर। हो गया क्वेश्चन डन। तो गैस हमारा आज एक पॉइंट कंप्लीट हुआ है थ्योरी वाइज, और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी इमीडिएटली करा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं फॉर मोर कॉन्फिडेंस। बट गैस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि मैं आपको लेंदी मेथड लिख के दूं? चेक करते हैं गैस। कैन आई हैव एवरीवन्स अटेंशन? अगर आपने इंटरैक्शन परफेक्ट किया तो मैं अगले क्वेश्चन पे जा सकता हूं। अगर आपका परफेक्ट नहीं रहा इंटरैक्शन तो फिर अपन लेंदी मेथड से एक एक करके पैर बना के लिखते हैं। पूरा क्लास साथ में बताना व्हाट इज द आंसर ऑफ, आपको फाइनल आंसर बताना है पूरा क्लास साथ में। व्हाट इज द आंसर ऑफ 47C4 प्लस 47C3? प्लीज गो अहेड गाइस। द आंसर ऑफ 47C4 प्लस 47C3 विल बी 48C4. the answer of 48C4 plus 48C3 will be 49C4. The answer of 49C4 plus 49C3 will be 50C4. 50C4 plus 50C3 will be 51. 51C4 plus 51C3 will be actually 52C4. अमेजिंग। अच्छा गैस अब है ना, देखो ये CET 2025 का क्वेश्चन आपका हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि हाँ सर एप्लीकेशन भी समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये भी CET 2025 का ही क्वेश्चन है, और आप देखो इसको आप ओरली भी कर सकते हो। प्लीज लुक एट द स्क्रीन, साथ में लिखते हैं बाद में, ओरली करते हैं गाइस। कैन आई हैव एवरीवन्स अटेंशन? बिकॉज लास्ट क्वेश्चन में मैंने 2 बार एक्सप्लेन करा था, उसके बाद आपने आंसर करा। अच्छा आंसर था गाइस, नो डाउट, क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू। पर ये वाला मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करा है। अगर आप बिना मेरे एक्सप्लेन करे आंसर कर पाए तो आपको समझ में आया। मैं अंडरलाइन करता हूं, यहां दिख रहा है मेरे को 15C4 प्लस 15C5। What is the answer of 15C4 plus 15C5? पूरा क्लास साथ में ट्राई करना। 15C4 plus 15C5 guys, इसका आंसर will become 16C5. 16C5 plus 16C6 17C6 17C6 plus 17C7 the answer will be 18C7. 18C7 plus 18C8 the answer will be 19C8। और देखना इसका आंसर 19C8 ही होगा। उन्होंने क्या बोला है, इसका आंसर इज इक्वल टू 19CR, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो R का वैल्यू 8 है। तो गाइस ये अपना आंसर है, और ये अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। दिस इज द बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन एट दैट वेरी मोमेंट, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। चलो गाइस साथ में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, मेरे साथ सब लोग लिखना। यहाँ पे दिया है उन्होंने 15C4 प्लस 15C5। ओके प्लीज कीप राइटिंग विथ मी। 15C4 प्लस 15C5 प्लस आगे दिया है 16C6 प्लस आगे दिया है 17C7 प्लस उसके आगे दिया है 18C8। ओके ये हमारा क्वेश्चन है, आप ऐसा लिख देना और वहां लिख दो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम CET 2025। ओके तो 2025 CET का ही क्वेश्चन है। अब है ना गाइस, यहाँ पे 1-2 स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देते हैं। तो यहाँ पे ना एक पेयर बना देते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर देना आप लोग भी कि ये 15C4 प्लस 15C5 ये एक पेयर बन गया। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा, इस येलो कलर के पेयर का आंसर आएगा 16C5। तो पहले पेयर का आंसर आ गया 16C5। आगे इसके पड़ा हुआ है 16C6, उसके आगे है 17C7 और उसके आगे है 18C8। ओके अब स्टूडेंट्स वापस से एक पेयर बनाएंगे। तो अब वापस से अंडरलाइन करता हूं। इस बार मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूं।
अब यहाँ पे है 16C5 प्लस 16C6, तो इसका आंसर आ जाएगा 17C6। इसके आगे है 17C7, उसके आगे है 18C8। फिर से गाइस एक पेयर बन गया, बस लास्ट सेकंड स्टेप पे पहुंच गए। इसका आंसर आ जाएगा 18C7, तो फाइनल आंसर विल बी 18C7 प्लस उसके आगे पड़ा हुआ है 18C8। अब स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 19C8। दिस इज द फाइनल आंसर, 19C8 इज द फाइनल आंसर। ओके, सो गाइस वी आर डन विथ 2 क्वेश्चंस। लेट्स कीप कंटिन्यूइंग विद द सेम फ्लो। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना, बस एक बार ऑनलाइन बच्चे से थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं if they are able to understand all the properties and the questions. Okay, let's keep continuing guys. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज स्क्रीन पे देखना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में एक छोटा सा नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला एक बार देखते हैं। रेहन मेरे लिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 रीड करोगे, प्लीज गो अहेड। The value of 10 CR upon 11 CR when both the numerator and denominator are at their greatest values is. गैस कुछ लिखना मत, पहले है ना समझ लो, फिर साथ में लिखते हैं। मैं आपको हर एक चीज लिख के दे रहा हूँ गैस। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10CR अपॉन 11CR, ये निकालने के लिए बोला है। और उन्होंने बोला है कि दोनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे हैं। तो कब होता है मैक्सिमम वैल्यू कॉम्बिनेशन का, आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, ये नंबर को डिवाइड बाय 2 करना है। तो 10 को डिवाइड बाय 2 किया तो 5 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा जब आप कैलकुलेट करोगे 10C5। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे 10C5 का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगा। आपको बस क्या करना है, ये वाले नंबर को डिवाइड बाय 2 करना है। तो 10 डिवाइड बाय 2 5 हुआ, तो इसलिए मैंने लिखा है 10C5। अब यहाँ पे 11CR है, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, मैंने अभी सिखाया। इसको बस डिवाइड बाय 2 करना है। अच्छा, 11 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5.5 आएगा। पर यहाँ पे डेसिमल में लिखना अलाउड नहीं है, इंटीजर ही लिखना होता है, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट जब चूज करते हैं तो इंटीग्रल वैल्यूज में चूज करेंगे। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 5.5 बन रहा है, तो क्या लिखें। तो आप उसके कम या उससे ज्यादा वाला इंटीजर कोई भी लिख दो, दोनों का आंसर सेम होता है। मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, NCR इक्वल टू NCN-R। इसका मतलब तुम यहाँ पे 11C5 लिखो या 11C6 लिखो, दोनों का आंसर सेम है। तो अभी के लिए मैं लिख दूंगा 11C5। आप 11C6 भी लिख सकते हो। आपको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्या हुआ 5, तो आंसर आएगा 10C5। अच्छा, इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो क्या आएगा 5.5। तो आप एक तो 5 ले लो या तो 6 ले लो। तो मैंने अभी 5 लिया है, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो मैंने लिखा है 11C5। अच्छा, तो मेरे को बस इसको सॉल्व करना है। व्हाट इज 10C5 का, स्क्रीन पे देखना, बाद में लिखेंगे साथ में। 10C5 होगा ऊपर 10 फैक्टोरियल, उसके नीचे 5 फैक्टोरियल, और 10 माइनस 5 कितना होता है 5, तो एक और बार 5 फैक्टोरियल। ओके, अपॉन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 11 है तो लिखेंगे 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज 11 माइनस 5, 6, तो नीचे लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। अब गाइस बेस्ट पार्ट देखना, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ठीक है, क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट डन। अब ये 6 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इन द न्यूमरेटर, और ये 5 फैक्टोरियल नीचे आएगा क्योंकि वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कम्स डाउन, ठीक है। तो बेसिकली आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा 10 फैक्टोरियल, देखना अच्छे से, इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में बचेगा आपके पास 11 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल देख के डरना नहीं है, इतना इजी है। अब स्क्रीन पे देखना, ये 6 फैक्टोरियल को मैं बोल सकता हूं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये 11 फैक्टोरियल को बोल सकता हूं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। यही मैं आपको थ्योरी में बहुत बार बताया कि कोई भी नंबर को लिख दो और उससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल लिख दो, सेम चीज हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को बोल सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे 5 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो ऊपर 6 बचेगा, और नीचे 11 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ऊपर नीचे 10 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो नीचे 11 बचेगा। तो आंसर इज 6 अपॉन 11। गाइस आज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, पर ये एक अटेम्प्ट हुआ हमारा। सेकेंड अटेम्प्ट अपन लिखते समय वापस सीखने का ट्राई करते हैं। लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज राइट डाउन, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम CET 2023। अब स्टूडेंट्स ये चैप्टर मोस्टली CET के लिए नहीं है, पर बिटसैट और जेई मेंस के लिए है। ये CET के बस आज तक 5 या 6 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं इतने सालों में, वो सब मैं करवा रहा हूं। पर मेनली दिस चैप्टर इज फॉर बिटसैट एंड जेई मेंस। ओके, और उसमें भी इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप देखना थोड़ी देर में मैं आपको जेई मेंस का एक क्वेश्चन कराऊंगा, स्क्रीन पे देखना गाइस। थोड़ी देर में जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें उन्होंने बोला है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19CP।
तो ये क्वेश्चन है जेई मेंस का कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 सीपी, थोड़ी देर में करवाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, 19 को डिवाइड बाय 2 करना है, कितना होगा 9.5। तो मेरा आंसर क्या होगा, एक तो 19C9 लिखूंगा, वो भी सही आंसर है, या तो 19C10। तो 9.5 के पहले वाला इंटीजर या बाद वाला इंटीजर कुछ भी लिख दो तो वो आंसर है। दैट इज हाउ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी कॉम्बिनेशन कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, सब लोग लिखना। यहाँ पे बोला है करके 10CR अपॉन 11CR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहां पे लिख दो वी नीड टू टेक मैक्स वैल्यू ऑफ बोथ। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमें ना दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेना है। चलो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, 10 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर में लिख दो 10C5 अपॉन 11 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 5.5 आएगा। उससे पहले या बाद का कोई भी इंटीजर लिख दो, तो मैं बोल दूंगा 11C5। तो ये आंसर निकालना है। अच्छा व्हाट इज 10C5 लिख दो, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, डेफिनेशन तो सबको आता है। और 11C5 में लिख दो 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अब बस एक 5 फैक्टोरियल कैंसिल करो, फिर वही चीज है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर गया और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पे अगले स्टेप में मिलेगा, आप ऐसे लिख देना 10 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर है वो कैसे आएगा, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, और 11 फैक्टोरियल को 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। तो सब कुछ कैंसिल होगा, सिर्फ आंसर बचेगा, लिखो 6 अपॉन 11, दिस इज द फाइनल आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। वी हैव कंप्लीटेड 1 पॉइंट ऑफ थ्योरी टुडे and we have also done 3 questions. By the way, all 3 questions were from CET level. CET में guys क्वेश्चन नहीं आते ऑलमोस्ट इस चैप्टर में, पर गलती से आ गए तो अपन मार्क्स लूज ना करें, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी हम जेई मेंस के भी चालू करेंगे बहुत जल्दी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। यस रेहान प्लीज मेरे को क्वेश्चन रीड करने में हेल्प कर देना, प्लीज गो अहेड। The difference between the maximum values of 6CR and NCR into 16 when n is equal to। ओके गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। डिफरेंस इन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6CR एंड NCR इज 16 होना चाहिए, तो इज इक्वल टू 16 चाहिए, वो उनसे वो मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, पहले स्क्रीन पे देख लो, समझ लो, फिर साथ में लिखते हैं ना गाइस। नहीं तो चलो एक काम करते हैं, ये एक क्वेश्चन में एक ही अटेम्प्ट में हो जाएगा। लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम CET 2021 आई थिंक। यस, तो गाइस सब लोग यहाँ पे लिखना। उन्होंने क्या बोला है, मैक्स वैल्यू ऑफ 6CR माइनस NCR इज इक्वल टू 16। ये क्वेश्चन दिया है गाइस, हमें ना n का वैल्यू फाइंड आउट करना है बस। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6CR माइनस NCR करो एंड दैट इज इक्वल टू 16, और वो बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो गाइस अभी आप स्क्रीन पे देखना और साथ में लिख भी सकते हो। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी गाइस, बहुत सिंपल है। 6CR की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैंने सिखाया था, इसको डिवाइड बाय 2 करो तो 3 हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 6C3। तो सब लोग लिखना 6C3 माइनस NCR, और R की वैल्यू तो 3 मिल चुकी है ना गाइस हमें, तो लिखो 6C3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 16। गाइस देखो आपको क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ इसका लेना है, इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेना है। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस इज 16। तो बेसिकली क्या है, इसका मैक्सिमम वैल्यू लेना है, किसका, 6CR का। अच्छा 6CR का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 6C3, तो R की वैल्यू 3 हो गई। अच्छा तो माइनस NCR था ना, तो R की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 6C3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 16। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है गाइस, हमें n फाइंड आउट करना है। अच्छा इतना सिंपल कैलकुलेशन है, 6C3 को लिख दो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 भी 3 होता है, तो नीचे एक और बार 3 फैक्टोरियल माइनस NC3 इज इक्वल टू 16। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैलकुलेशन करना कितना आसान है। आप है ना सॉल्व पूरा मत करो, आप है ना कैंसिल करने पे फोकस करो कि आप 6 फैक्टोरियल को क्या बोल सकते हैं, स्क्रीन पे देखना। 6 फैक्टोरियल को बोल सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4
इंटू 3 फैक्टोरियल। आप बोलोगे ऐसे कैसे आपने लिख दिया? गाइस जहां पे भी आपको स्टॉप करना है, आपको स्टॉप करना अलाउड है, तो आप है ना 3 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो। तो आप क्या करो, 6 फैक्टोरियल को लिखो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे एक 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिखो, और दूसरे 3 फैक्टोरियल को लिखो 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा नीचे गाइस मैंने एक 3 फैक्टोरियल को एज इट इज क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कैंसिल करने पे, तो देखो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अच्छा आगे क्या है, माइनस NC3 इज इक्वल टू 16। एंड गाइस अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिकॉज अब है ना नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये भी 6 के साथ कैंसिल हो गया, तो 5 4 जा 20 बचा। तो सब लोग लिखो लास्ट स्टेप 20 माइनस NC3 इज इक्वल टू 16। अच्छा तो मेरा फाइनल आंसर आ गया, देयरफॉर NC3 इज इक्वल टू 4। अब गाइस यहीं पे वो शॉर्टकट्स यूज होते हैं, या फिर जो मैंने आपको थ्योरी में लिखवा के दिया है। मैंने आपको क्या बताया था गाइस कि अगर NC1 आ जाए या NCN-1 आ जाए तो आंसर n होता है। तो इसका मतलब ये पक्का n का वैल्यू 4 है। आप बोलोगे ऐसे कैसे? गाइस स्क्रीन पे देखना ताकि आपसे मिस ना हो। मैं पहले लिख देता हूं, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। रीजन क्या है गाइस, स्क्रीन पे देखना। कभी भी आपको 4C1 दिखाई दे या 4C3 दिखाई दे तो दोनों का आंसर सेम है, n 4। कोई भी दूसरा नंबर ले लो, सपोज आप ले लो 6C1, क्या होगा 6C1 का आंसर 6। अच्छा क्या होगा 6C5 का आंसर 6। तो बेसिकली NC1 हो या NCN-1 हो, आंसर क्या होता है, n होता है। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि NC3 का वैल्यू कितना आया है 4, तो मैं समझ गया कि n का वैल्यू 4 होगा, क्योंकि 4C3 का आंसर 4 आता है। अच्छा कोई भी और एक लास्ट एग्जांपल देख लो, सपोज मुझे कल निकालना है 9C1, तो क्या मैं एग्जाम में टाइम वेस्ट करूंगा? नहीं, 9C1 का आंसर आएगा 9। अच्छा कल मेरे को आ गया एग्जाम में 9C8, अच्छा इसका भी आंसर 9, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी कि NC1 हो या NCN-1 हो, आंसर इज n। तो हमने कर लिया। गाइस एक बार एक समरी देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने एक ही बार करा, तो एक समरी देता हूं। उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6CR का डिफरेंस लेना है विद NCR, और वो 16 है, और वो बोल रहे हैं n का वैल्यू निकालो। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? 6 को डिवाइड बाय 2 करो तो 3 होता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 6C3। अच्छा तो मेरे को R की वैल्यू 3 मिल गई, तो मैं लिखूंगा 6C3 माइनस NCR की वैल्यू 3 है, तो माइनस NC3 इक्वल टू 16। फिर ये मैंने सॉल्व किया सिंपली 6C3 को 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू पूरा मत लिखो, इंटू 3 फैक्टोरियल पे छोड़ दो, ताकि ऊपर नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। फिर सॉल्व करके वहां पे 20 बचेगा, 20 माइनस 16 4 होता है, तो NC3 इक्वल टू 4 आया, मतलब n का वैल्यू 4 आया। ओके तो डन विद 3 क्वेश्चंस, नहीं डन विद 4 क्वेश्चंस एक्चुअली। लेट्स मूव अहेड टू द 5th क्वेश्चन। अब गाइस ये 4 ही क्वेश्चन है जो आज तक सीईटी में आए हैं इन दिस चैप्टर, चारों मैंने करवा दिए। ये चैप्टर सीईटी के लिए मोस्टली नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बिटसेट के लिए है और जेई मेंस के लिए है, तो बिटसेट लेवल का एक क्वेश्चन करते हैं। यस रेहान प्लीज मेरे लिए रीड करना क्वेश्चन नंबर 5। The number of values of satisfying the equation 39C 3R minus 1 minus 39C R square is equal to 39C R square minus 1 minus 39C 3R is. गैस यहाँ पे है ना वापस थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ आर ऐसा चाहिए सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। प्लीज स्क्रीन पे देखना, सेकंड अटेम्प्ट में साथ में लिखना है, फर्स्ट अटेम्प्ट प्लीज स्क्रीन पे देखना, मेरा रिक्वेस्ट है, कुछ लिखो मत। गैस ये क्वेश्चन दिया है, और आई एम प्रीटी श्योर आप में से मैक्सिमम लोगों का एम बिट्स गोवा या बिट्स हैदराबाद में जाना है, तो आपके लिए बिटसेट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दिया है, हमें देख के डरना नहीं है, क्योंकि हमें एनसीआर के सारे प्रॉपर्टीज आते हैं। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, ये जो माइनस वाला टर्म है इसको लेफ्ट में लिख दूंगा तो वो प्लस हो जाएगा, और ये वाले माइनस वाले टर्म को राइट में लिख दूंगा तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो बस मुझे क्या करना है, इक्वेशन में टर्म्स को लेफ्ट राइट करना है। इस टर्म को मैंने अगर लेफ्ट में लिया तो वो प्लस हो जाएगा, और गैस इस टर्म को भी मैंने अगर राइट में लिया तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 मैंने प्लस करके लिख दिया, देखो ये मेरा स्टेप नंबर 1 आया। अब मुझे प्रॉपर्टी पता है गाइस, क्या प्रॉपर्टी है स्क्रीन पे देखना, अगर ये दोनों नंबर सेम है और नीचे वाले नंबर्स में 1 का डिफरेंस है, तो मेरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर ये दोनों नंबर सेम है और यहाँ पे देखो 3r है और यहाँ है 3r माइनस 1, तो 1 का डिफरेंस है, तो मेरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि ऊपर वाले नंबर में +1 कर दो तो 39 का 40 हो जाएगा। ये देखो 39 का 40 हो गया। और मेरा प्रॉपर्टी बोलता है कि इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो लिख दो। अच्छा इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 3r है, तो मैंने 3r लिख दिया, डन। अच्छा वैसे राइट में भी सेम प्रॉपर्टी होगा, देखो राइट में भी ये दोनों नंबर सेम है
और यहाँ पे है आर स्क्वायर और यहाँ है आर स्क्वायर माइनस 1, तो वापस 1 का डिफरेंस है। तो मेरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इसमें +1 कर दो तो क्या हो जाएगा 40 हो गया। और इन दोनों नंबर में ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, आर स्क्वायर माइनस 1, और आर स्क्वायर में ज्यादा बड़ा नंबर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर लिख दिया। हो गया गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट, बिकॉज यहां तक आप पहुंच गए, बिटसाइड क्वेश्चन डन इन ओनली 2 स्टेप्स। यहां तक पहुंच गए तो अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, ऊपर का नंबर तो मैच कर रहा है, तो कब ये दोनों इक्वल होंगे, जब ये नीचे का नंबर मैच कर जाए। तो 3r इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, आर स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 3r शुड बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है, अपनी प्रॉपर्टी है ना कि NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस आर। तो इसका मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर के जगह पे हम 40 माइनस आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि गैस प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि तुम इस वाले नंबर को अगर चेंज करके दोनों का डिफरेंस लिख दो तो भी वैल्यू सेम रहती है। गैस क्या प्रॉपर्टी मैं यहां लिखता हूं, NCR इज ऑलवेज इक्वल टू NCN माइनस आर। इसका मतलब तुम अगर इस नंबर के जगह पे दोनों का डिफरेंस करके लिख दो n माइनस आर, तो भी आपका जो वैल्यू है वो सेम रहता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बिटसाइड के क्वेश्चन इजी होते हैं पर बहुत ट्रिकी होते हैं। बहुत ट्रिकी क्यों होते हैं, बिकॉज देखो यहां तक आई एम श्योर जिनको प्रॉपर्टी आती है वो लोग कर लेंगे, इसके बाद वो डायरेक्टली एग्जाम में क्या बोलेंगे कि 3r इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बराबर है, ये हर कोई कर लेगा। पर जिनका कंसेप्ट वीक है वो क्या करेंगे, ये वाला मिस कर जाएंगे जो मैंने राइट साइड में लिखा है। क्या मिस कर जाएंगे कि 3r इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो बराबर है, पर 3r कैन ऑल्सो बिकम इक्वल टू 40 माइनस आर स्क्वायर। तो 3r कैन ऑल्सो बिकम इक्वल टू 40 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी है। तो बस यहाँ 3r के जगह हम लिख देंगे इक्वल टू 40 माइनस आर स्क्वायर। तो ये एक क्वाड्रेटिक बना, इसके 2 आंसर बनेंगे, वो सिंपल क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, i इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 3। और ये भी एक सिंपल क्वाड्रेटिक बना है, उसको एक तरफ लाके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो तो 2 आंसर बनेंगे -8 और 5। अब इसमें 2 आंसर इनवैलिड है, r 0 हो नहीं सकता और गैस r आपका -8 हो नहीं सकता। अच्छा लेकिन रुको, r 0 हो सकता है क्या, चेक करें, नहीं हो सकता। रीजन बताता हूं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे फिर ये 0 -1 -1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 अलाउड नहीं है, नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है। गैस कभी भी यहाँ ऊपर और नीचे नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, क्योंकि आप नेगेटिव चीजें कैसे चूज करोगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, r इक्वल टू 0 आंसर गलत है, और गैस r इक्वल टू -8 भी उसी रीजन की वजह से गलत है। तो आपके 2 आंसर सही हैं, r इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 5। बहुत ही मजा आएगा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको भी बहुत इजी लग रहा होगा, बिकॉज हमने आज ही थ्योरी करी है, उसका प्रूफ करा है और अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। बट इट इज नॉट अ क्वेश्चन जो हर किसी को जमेगा। जब मैं आपकी एज का था, हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता और हो सकता है मेरे से ये सॉल्व नहीं हो पाता। रीजन बताता हूँ, एग्जाम में हाई प्रेशर में कई बार चमकता नहीं है कि प्रॉपर्टी क्या है, कि अगर ये दोनों नंबर सेम है और दोनों में अगर 1 का गैप है तो आप ऊपर वाले नंबर में +1 कर दो और नीचे जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख दो। वो प्रॉपर्टी कभी कभी चमकता नहीं है, चलो वो समझ में आया। तो यहाँ पे आके अमेजिंग सिली मिस्टेक क्या हो सकता है कि 3r इक्वल टू आर स्क्वायर, ये तो हर कोई लिख के आ जाएगा, पर ये लोग मिस कर जाएंगे कि 3r कैन ऑल्सो बिकम इक्वल टू 40 माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि तुम इसको अगर मॉडिफाई करके इसके जगह पे नंबर सब्ट्रैक्ट करके लिखो तो भी वो वैल्यू सेम रहती है। तो इसका मतलब वो भी एक आपको कंसेप्ट कंसिडर करना चाहिए। तो ये तो हर कोई लिख देगा इंडिया में, ये वाली चीज लिखना जरूरी है। चलो गैस अभी ना पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं और इसके बाद गैस जेईई मेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज राइट डाउन गैस, बिटसैट 2016। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम बिटसैट। गैस यहाँ पे हम डायरेक्टली वो क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं कि वो प्लस करके लिख देते हैं ताकि अपना टाइम बचे। तो सीधा लिखो 39C3R प्लस 39C3R माइनस 1 is equal to 39C R square, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लस 39C R square माइनस 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करके r के वैल्यूज निकालने हैं। अब गैस वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दिस इज अ सिंपल प्रॉपर्टी। आई एम श्योर आप सबको समझ में आ गया है कि ये दोनों नंबर सेम है और नीचे वाले नंबर्स में 1 का गैप है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ऊपर वाले नंबर में +1 कर दो तो 40 हो गया C, और नीचे जो दोनों नंबर हैं उसमें से बड़ा वाला नंबर लिख दो तो 40C3R हो जाएगा। एंड दिस विल बिकम इक्वल टू, राइट साइड में भी सेम प्रॉपर्टी यूज करो, 40C और बड़ा वाला नंबर है R स्क्वायर, तो लिखो 40C R स्क्वायर।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा कि एक तो 3r इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाए, यहाँ तो फिर वो दूसरा वाला कंसेप्ट भी भूलना मत कि 3r कैन ऑल्सो बिकम इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो यहाँ लिखना देयरफॉर 3r कैन बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर और 3r कैन बिकम इक्वल टू 40 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, हम एकदम प्रॉपर अच्छे से सॉल्यूशन लिख रहे हैं गाइस। अब यहाँ पे दो आंसर लिख दो, देयरफॉर r इक्वल टू 0 और 3, एंड यहाँ पे गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू -8 और 5, 0 के यहाँ पे क्रॉस कर दो, नॉट अलाउड, और ये -8 नॉट अलाउड। अच्छा 0 क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि 0 डालने पे ये वाला जो टर्म है 3r - 1 वाला ये नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव करना अलाउड नहीं है आपके कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आप चूज जब करते हो तो आप पॉजिटिव चीजों को चूज करोगे या फिर आप चूज करोगे इन पॉजिटिव नंबर्स नॉट इन नेगेटिव नंबर्स, तो देयरफॉर वो नेगेटिव अलाउड नहीं होता, तो देयरफॉर r इक्वल टू 0 गलत है, r इक्वल टू -8 गलत है फॉर द सेम रीजन, so आंसर इज r इक्वल टू 3 और 5। ओके कैसे हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है तो यस लिखना। हमने अभी तक लेक्चर में क्या करा है उसका एक वापस समरी देता हूं, सो दैट एवरीवन इज कॉन्फिडेंट बिफोर वी स्टार्ट डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल। गाइस मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, मैं ज्यादा इंटरेक्शन आपसे नहीं करवाया है, प्लीज मेरे साथ अभी इंटरेक्शन करो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आए कि आपको समझ में आ रहा है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव लर्न टुडे, दिस प्रॉपर्टी NCR plus NCR minus 1 is equal to, please go ahead guys, what is the answer? NCR plus NCR minus 1 is always equal to n plus 1 CR. Amazing. Tell me guys, what is the answer of NCR in terms of the same value? मतलब NCR can also be written as, please go ahead, NCR can also be written as NCR minus R. What is the definition of NCR? Please go ahead. NCR is defined as n factorial upon r factorial n minus r factorial. Now some very simple values. Whenever you see NC0 or NCN, what is the answer? NC0 or NCN is always equal to 1. Whenever you see NC1 or NCN minus 1, the answer is equal to n. And now guys, two properties जो अभी तक यूज तो नहीं हुए हैं पर हमें करने हैं, आज नहीं तो कल तो करने ही है, बिकॉज ये आगे वाले क्वेश्चंस में आएंगे। कभी भी आपको अगर NCR अपॉन NCR माइनस 1 दिखाई दे, अभी इसमें आप पहले बोलना, बाद में मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, नहीं तो आप स्क्रीन से रीड कर लोगे, ट्राई करना। डू यू रिमेंबर गाइस व्हाट इज द प्रॉपर्टी? NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज ऑलवेज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। देखो आप कितने इंटेलिजेंट लोग हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीख जाते हो, आपने मेमोराइज कर लिया ये। ऑल्दो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद 2-3 दिन लगेंगे, पर आपने अभी मस्त मेमोराइज कर लिया। एक और बता दो, आई विल बी सो हैप्पी। ये वाला प्रॉपर्टी तो बहुत कम लोगों को याद रहता है, R इंटू NCR, ये क्या होता है आप बताना, उसके बाद मैं लिखता हूँ। What is R into NCR? R into NCR is nothing but n into n minus 1 CR minus। तो R into NCR is n into n minus 1 CR minus 1. So this is the entire lecture so far and we have done 5 questions ताकि हमें उसका एप्लीकेशन समझ में आए। अब गाइस देखते हैं कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं कि ये भी इसी लेवल के आसपास हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं जेईई मेंस लेवल का, क्वेश्चन नंबर 6। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक ही फ्लो में गाइस क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। ओके रेहान प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 6 रीड करना। n minus 1 CR is equal to k square minus 8 NCR plus 1 if and only। गाइस यहाँ पे ना हमें ऑप्शंस में k के अलग अलग वैल्यूज दिए थे, तो प्लीज स्क्रीन पे देखना, कुछ लिखो मत। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग सीखने का ट्राई करते हैं कंसेप्चुअली, बाद में लिख के भी एक और बार सीखेंगे, ठीक है। गाइस मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन है इसमें जो ये वाला टर्म है NCR plus 1, इसको मैं लेफ्ट में डिवाइड कर दूंगा। तो देखो मैंने ना NCR plus 1 को लेफ्ट में डिवाइड कर दिया है, और राइट साइड में क्या बचा है गाइस? राइट साइड में बचा है k स्क्वायर माइनस 8। अब मैं ना बस डेफिनेशन यूज करूंगा, n माइनस 1 CR, इसका डेफिनेशन क्या होगा? यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे, उसके नीचे r फैक्टोरियल लिखेंगे, और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 माइनस r उसका फैक्टोरियल इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो गाइस यहाँ पे है ना, ये वाला जो टर्म है इसका बस डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं, ये डिफाइन किया है मैंने। अच्छा वैसे ही फिर नीचे वाला भी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो नीचे क्या है? NCR plus 1। तो NCR plus 1 में क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल लिखेंगे अपॉन r plus 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। देखो
n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल, और नीचे सब्ट्रैक्ट करके भी लिखेंगे ना, तो n माइनस r प्लस 1, तो वो सब्ट्रैक्ट करते समय ब्रैकेट ओपन करने के बाद n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसका डेफिनेशन लिखा जो कि ये था, एंड फिर बाद में मैंने इसका डेफिनेशन लिखा जो कि ये था, ठीक है। अब लकीली क्या है, दोनों में जो ये वाला ब्रैकेट है वो कैंसिल हो जाएगा, सेम ही ब्रैकेट है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, n माइनस 1 माइनस r, और यहाँ लिखा है n माइनस r माइनस 1, सेम थिंग। तो ये बेसिकली दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल हो गए। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो कितना इजी है कि यहाँ पे n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर वो n माइनस 1 फैक्टोरियल और इधर का n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इधर सिर्फ n बचेगा। देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ n बचा होगा, करेक्ट है। और ऐसे ही गैस एक और बार करेंगे, यहाँ पे क्या है, r प्लस 1 फैक्टोरियल है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, और r प्लस 1 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, r प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखेंगे r प्लस 1 इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल कर दो, तो r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, वो r फैक्टोरियल और ये वाला r फैक्टोरियल, सॉरी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर r प्लस 1 बचेगा। तो देखो ऊपर r प्लस 1 बचा है। हो गया गाइस, क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही क्वेश्चन था। जस्ट बिकॉज इट इज अ जेईई मेंस क्वेश्चन डज नॉट मीन कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हर बार आएगा, कभी कभी आता है जेईई मेंस में, पर नहीं तो आपको बस डेफिनेशन ही यूज करना था। सी लिखते समय आपको वापस भी एक्सप्लेन करूंगा कि आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। लकीली एक ब्रैकेट तो डायरेक्टली कैंसिल होगा, फिर आपको n फैक्टोरियल को लिखना है n इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल, यानी n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और वैसे ही r प्लस 1 फैक्टोरियल को लिखना है r प्लस 1 इंटू एक नंबर कम r फैक्टोरियल। हो गया, ऐसे करके आपका आंसर आया r प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब गाइस ये नंबर पक्का पॉजिटिव होना चाहिए और ये नंबर भी पक्का पॉजिटिव होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज कॉम्बिनेशन में कभी भी नेगेटिव नंबर्स अलाउड ही नहीं होते। तो इसका मतलब ये जो r प्लस 1 है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और जो n है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 है तो उनका जो डिवीजन है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का डिवीजन भी पॉजिटिव होगा। तो मेरा पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि के स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। ये देखो मैंने कहीं तो लिखा रहेगा के स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा एक और कंसेप्ट क्या समझना है कि गाइस इसका जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा ऊपर वाले नंबर से स्मॉलर और इक्वल टू होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस मैं कभी भी 5C6 नहीं लिख सकता, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। आप सोचो इसका कंसेप्चुअल मीनिंग कितना गलत बनेगा। आई एम ट्राइंग टू चूज 6 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5, इट इज नॉट पॉसिबल। आई कैन ओनली चूज मैक्सिमम 5 आउट ऑफ 5, और आई कैन चूज 4 out of 5, or I can choose 0 out of 5 is also okay, but I cannot choose more than 5 out of 5। मतलब कि I cannot write 5C7, मैं कल 7 ऑब्जेक्ट्स चूज नहीं कर सकता ना 5 में से। तो इसका मतलब गाइस क्या है कि दो कंडीशन आपको लगाने हैं। क्या दो कंडीशन लगाने हैं, यहां तक अगर आपको समझ में आया तो इसके बाद दो कंडीशन क्या लगाने हैं। पहला कंडीशन, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो इसका डिवीजन भी पॉजिटिव हुआ, तो के स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। दिस इज माय फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये होगा गाइस कि आपका जो ये वाला नंबर है, ये जो नीचे वाला नंबर होता है कॉम्बिनेशन में, ये वाला, ये हमेशा स्मॉलर देन और इक्वल टू होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस। इक्वल टू हो सकता है पर इक्वल टू या स्मॉलर देन ही होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं हो सकता। तो मेरा कंडीशन क्या बनेगा, r प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू n। ये देखो यहाँ पे लिखा रहेगा मैंने, r प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू n। ये देखो r प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू n। तो फिर वो 1 को फिर n को बस हमने राइट में डिवाइड करा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा r प्लस 1 अपॉन n इज लेस देन और इक्वल टू 1। बराबर है गैस, एकदम बराबर आया है। तो इसका मतलब गैस ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू 1 है और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो मेरे दो कंडीशन क्या बनेंगे, के स्क्वायर माइनस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये पहला कंडीशन बना। और दूसरा कंडीशन गाइस क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन मेरा बनेगा ये वाला कि के स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0। अब बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो अपना आंसर आ जाएगा। वो मैं आगे एक्सप्लेन क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय करके देता हूं आपको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। तो लेट्स राइट दिस एंटायर सॉल्यूशन। ये पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस लेवल का एंड इट इज फ्रॉम 2024। ओके, सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टुडे और यहां लिख देना मेंस
2024. Okay, so everyone please write down the question with me. The question was LHS में दिया है n-1 CR और RHS में दिया है k² - 8 टाइम्स RHS में दिया है k² - 8 टाइम्स NCR+1. So this is right. तो RHS में दिया है k² - 8 टाइम्स NCR+1. ओके, अब गाइस इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं. तो देखो अपने को है ना बस क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेशन यूज करना है कॉम्बिनेशन का. तो सब लोग यहाँ पे लिखना आंसर. इसका डेफिनेशन करते हैं ना. व्हाट इज n-1 CR का डेफिनेशन गाइस लिख दो. n-1 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में r फैक्टोरियल, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके n-1 - r फैक्टोरियल. RHS में गाइस k² - 8 को एज इट इज लिख दो इन द फर्स्ट ब्रैकेट. ऑनलाइन स्टूडेंट्स k² - 8 को हम एज इट इज लिखेंगे. और यहाँ पे क्या दिया है NCR+1. अच्छा, NCR+1 को लिख दो n फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल, और वापस गैस दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो तो n - r-1 ऐसा बचेगा फैक्टोरियल. ओके, अब गैस बेस्ट पार्ट क्या है, मैंने बस डेफिनेशन यूज किया है. बेस्ट पार्ट ये है स्टूडेंट्स, देखना कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा. इट इज द सेम ब्रैकेट. अब कैंसिल करो दोनों तरफ. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में n-1 फैक्टोरियल वैसे ही लिखेंगे. n-1 फैक्टोरियल को वैसे ही लिखो अपॉन. अब देखो r फैक्टोरियल को कैसे लिखना है गाइस, इफ यू कैन लुक एट द स्क्रीन. ये जो r फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे r इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल लिख दो, तो r इंटू r-1 फैक्टोरियल. और राइट साइड में है k² - 8. और राइट साइड में भी ऐसा ही कुछ करना है कि ये जो n फैक्टोरियल है उसको लिखना है n इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल. ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा r+1 था क्या? सो सॉरी गैस, एक मिनट गैस. अभी ना लेफ्ट साइड में हम लोगों ने जो लिखा है वो करने की जरूरत नहीं थी. सो सॉरी, क्योंकि मुझे लगा राइट साइड में डिनोमिनेटर में r-1 होगा. नहीं, राइट साइड में डिनोमिनेटर में r+1 है. तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स n-1 फैक्टोरियल वैसे ही लिखो, नीचे लिख दो r फैक्टोरियल. ठीक है, और राइट साइड में क्या करो, ऊपर लिखो k² - 8. ओके, और फिर इसके बाद क्या है आपका जो n फैक्टोरियल, यहाँ प्रॉपर्टी यूज करते हैं. यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह लिख दो n इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, और नीचे भी सेम चीज करो. r+1 फैक्टोरियल को लिख दो r+1 इंटू एक नंबर कम का फैक्टोरियल. अच्छा गाइस, द गुड पार्ट इज देखो दोनों तरफ n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, दोनों तरफ r फैक्टोरियल कैंसिल. अब आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल गेट r+1 अपॉन n इज इक्वल टू k² - 8. इसको बॉक्स बना दो गाइस. दिस इज 50% ऑफ द क्वेश्चन डन. अब गाइस आपने इस क्वेश्चन में मस्त चीज क्या सीखी कि यार कॉम्बिनेशन में जो ऊपर वाला या नीचे वाला नंबर होता है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए. इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिवीजन है वो भी पॉजिटिव है. हाँ, नीचे वाला नंबर 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है गाइस, देखो यहाँ पे नीचे r है, तो यहाँ पे नीचे r है तो r पॉजिटिव या 0 हो सकता है. और अगर r पॉजिटिव या 0 है तो r+1 तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर r 0 भी हो गया तो भी r+1 पॉजिटिव ही होने वाला है. तो इसका मतलब गाइस क्या है कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डिवीजन पॉजिटिव हो गया. तो इसका मतलब पहला कंडीशन लिखो सब लोग, k² - 8 इज ग्रेटर देन 0. ओके, ये पहला कंडीशन आ गया, k² - 8 इज ग्रेटर देन 0. अच्छा, दूसरा कंडीशन, आई लाइक दिस कंडीशन मोर, कि कॉम्बिनेशन में कभी भी नीचे वाला नंबर, प्लीज लुक एट द स्क्रीन, ये नीचे वाला नंबर क्या है r+1, वो ऊपर वाले नंबर से स्मॉलर देन और इक्वल टू होना चाहिए. तो यहाँ पे इसके राइट साइड में लिख दो r+1 शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल टू n. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स नीचे वाला नंबर जो है वो था r+1, वो हमेशा ऊपर वाले नंबर से स्मॉलर देन और इक्वल टू होना चाहिए. तो r+1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू n. n को लेफ्ट में डिवाइड करो तो आंसर आएगा r+1 अपॉन n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1. ठीक है, तो गैस इसका मतलब आपका जो k² - 8 है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 1. ये आपका दूसरा कंडीशन आ गया. यहाँ आगे लिख दो k² - 8 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1. ओके, अब गैस स्क्रीन पे देखना, क्योंकि इसके आगे का पार्ट मैंने एक्सप्लेन नहीं करा था. यहाँ तक मैंने फर्स्ट टाइम भी एक्सप्लेन करा था, सेकंड टाइम अभी हमने लिखते हुए करा. प्लीज स्क्रीन पे देखना, ये बस a² - b² का फॉर्मूला है. मतलब गैस यहाँ पे एक ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं k - 2√2, दूसरे ब्रैकेट में k + 2√2,
एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। और गाइस ये चीज मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं आज तक कि व्हेनेवर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स इज ग्रेटर देन 0 तो यू आर बियॉन्ड द नंबर्स, यू आर नॉट बिटवीन द नंबर्स। अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आया तो यू आर बिटवीन द नंबर्स, पर क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 है, यू आर बियॉन्ड द नंबर्स। तो यहां लिखो देयरफॉर k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2√2, राउंड ब्रैकेट चाहिए बिकॉज लेस देन ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं है। तो क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू अलाउड नहीं है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाना है, राउंड ब्रैकेट लगाना है। राउंड ब्रैकेट क्यों? बिकॉज वो वैल्यू इक्वल टू होती है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं कि वो वैल्यू अलाउड है, पर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, इसलिए राउंड ब्रैकेट कर दिया। यूनियन, यूनियन मतलब एंड 2√2 टू इंफिनिटी। गाइस ये अपना आंसर आ गया, ये अपना लेफ्ट वाले कंडीशन का आंसर आया। सी ये वो वाली चीज है यार, हमने किया है गाइस बहुत बार। नंबर लाइन पे हम बनाते थे ना गाइस, देखो नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स क्या मार्क करूंगा, एक 2√2 और दूसरा पॉइंट क्या मार्क करूंगा, -2√2। मैंने क्या बताया, अगर मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है तो यू आर बियॉन्ड द नंबर्स, मतलब इधर रहोगे और इधर रहोगे, समझ गए? यू आर गोइंग टू बी बियॉन्ड द नंबर्स। तो व्हाट विल बी द आंसर, -इंफिनिटी टू -2√2 एंड 2√2 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये डायग्राम भी उसके नीचे बना दो कि ये आंसर है, -इंफिनिटी टू -2√2 यूनियन 2√2 टू इंफिनिटी। ये इस वाले कंडीशन का आंसर है, लेफ्ट वाले कंडीशन का। राइट वाला कंडीशन क्या है गाइस, k² - 8 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो यहां लिख दो देयरफॉर k² - 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0, विच मीन्स यहाँ पे भी वो a² - b² का फॉर्मूला लिखो, तो यहाँ आएगा k - 3 इंटू k + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा गाइस ये वो कंडीशन भी आ गया कि अगर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 है तो यू आर गोइंग टू बी बिटवीन द नंबर्स, नॉट बियॉन्ड द नंबर्स। इस बार बिटवीन द नंबर्स होगा, तो इस बार आंसर लिखो देयरफॉर k बिलोंग्स टू -3 टू +3। अच्छा आप गाइस नोटिस करना, इस बार मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है। एकदम छोटी से छोटी चीज भी बताने का ट्राई करता हूं मैं लेक्चर में कि कुछ मिस ना हो। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्यों बनाया है, क्योंकि ये वैल्यूज अलाउड हैं। क्यों अलाउड है? बिकॉज इक्वल टू 0 भी अलाउड है, पर यहाँ पे क्या था, इक्वल टू साइन नहीं था, यहाँ पे सिर्फ था ग्रेटर देन 0, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ गया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 अलाउड था। अच्छा तो इसमें फिर अभी आंसर क्या आएगा चेक करें। इसमें अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं ऐसे बस, तो इसमें आई एम गोइंग टू बी बिटवीन द नंबर्स, तो यहाँ पे आप ऐसा चाहिए तो मार्क कर सकते हो -3 to 3 और ऐसा मार्क कर दो कि दिस टाइम यू आर गोइंग टू बी बिटवीन द नंबर्स। अच्छा तो ओवरऑल इन दोनों का मिला के आंसर क्या बन रहा है, इन दोनों का मिला के आंसर क्या बन रहा है, ये बोल रहा है कि -इंफिनिटी से आओगे तो भी चलेगा, ये बोल रहा है कि नहीं -3 से ही आना है। तो इसका मतलब ओवरऑल क्या करना है, हमें -3 से ही आना पड़ेगा ताकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो लिखो गाइस फाइनल आंसर आएगा देयरफॉर k बिलोंग्स टू -3 से चालू करना है। जाना कहां तक है, -2√2 तक, और फिर यूनियन कर दो, यूनियन मतलब एंड, फिर 2√2 से चालू करो और 3 तक जाओ, इंफिनिटी तक मत जाओ क्योंकि सेकेंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन दोनों साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए। तो दिस इज द फाइनल आंसर। सी द ओनली ट्रिकी पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन वाज दैट यस, अगर आपका बाय चांस थोड़ा कंसेप्ट वीक है तो ये वाला पार्ट शायद सब लोग सॉल्व नहीं कर पाए जो मैंने बताया, पर गाइस ये वाला पार्ट जेन्युइनली बहुत आसान था यहाँ तक, k² - 8 इक्वल टू r+1/n, और यही तो हम आज सीख रहे हैं कि जो चैप्टर कर रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जेई मेंस में भी कॉन्फिडेंस रखो, ऑल्दो यस माय प्राइमरी मोटिव इज की टू मेक श्योर कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाने का अपन ट्राई करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियर है तो यस लिखना। और अब देखते हैं कि ये जेई मेंस का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, जैसा मैंने आपको हर चैप्टर में बताया मैथ्स में, पहले 2-3 क्वेश्चन जेई मेंस के डिफिकल्ट लग सकते हैं पर बाद में वो इजी लगना चालू होता है। इसमें शायद सेकंड क्वेश्चन से आपको इजी लगना चालू हो जाए। लेट्स डू द 7th क्वेश्चन ऑफ टुडे, सेकंड क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस लेवल। यस रेहान प्लीज रीड करना क्वेश्चन नंबर 7। If 2nC3 is to nC3 is equal to 10:1, then the ratio of n² plus 3n is to n² minus 3n plus 4. एक मिनट गाइस प्लीज स्टॉप राइटिंग। ये वाला क्वेश्चन आपको सच में अगर इजी लगता है तो मेरा फिर आज का लेक्चर सक्सेसफुल होगा। रिक्वेस्ट करूंगा नोबडी शुड राइट एनीथिंग, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। तो गाइस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2nC3 है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास nC3 है, और ये रेशो क्या दिया है उन्होंने रेशो दिया है 10:1। तो अब है ना मैं बस डेफिनेशन यूज करूंगा,
ये 2nc3 का डेफिनेशन गाइस क्या होगा, यहां पे मैं लिखूंगा 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखूंगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये देखो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये जो है ये मैंने क्या किया, ये मैंने डेफिनेशन लिखा है 2nc3 का। अच्छा ऐसे ही मैं nc3 का भी डेफिनेशन लिखूंगा। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ nc3? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन सब्ट्रैक्ट करके लिखो n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखो मैंने दोनों का डेफिनेशन लिखा है और क्वेश्चन कंप्लीट। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2023 और इतना ही क्वेश्चन था, इतना बस आपको लिखने को आना चाहिए। ये तो डेफिनेशन है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हुआ, दिखाता हूं। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन कैसे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जो 2n फैक्टोरियल है, पता है उसको मैं क्या लिखूंगा, ये 2n फैक्टोरियल को लिखूंगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया ना, आप एक एक नंबर कम करते जाओ, जहां पे आपका रुकने का मन है वहां रुक जाओ। मैं यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पे क्यों रुक रहा हूं, क्योंकि फिर वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। फिर से बोलता हूं सेकंड टाइम, आई होप आप लोग समझ गए हो, लेकिन एक बार वापस से बताता हूं। यहाँ पे क्या है, 2n फैक्टोरियल है, तो 2n फैक्टोरियल को मैं बोलूंगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। एक एक नंबर कम करते जाने का, जहां पे रुकना है वहां रुक जाने का। ऐसे ही यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे ना। n फैक्टोरियल को क्या बोलूंगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। वहां पे क्यों रुक गया n माइनस 3 फैक्टोरियल पे, क्योंकि ऊपर नीचे वहां पे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। देखो यहाँ पे मैंने वही सब करा है जो आपको बताया। फिर वो कैंसिल होने के बाद इतना टर्म बचता है ऊपर और नीचे, फिर अब यहाँ पे n भी कैंसिल होता है और इसमें से अगर 2 कॉमन लिया तो ये n माइनस 1 और ये n माइनस 1 भी कैंसिल होगा, तो बचेगा बस आपका इतना ही टर्म। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका n का वैल्यू 8 आ गया। क्वेश्चन कंप्लीट। दैट वाज द क्वेश्चन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन एट जेईई मेंस लेवल नॉट ऑल क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट। यस आई एग्री। लास्ट क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था वो थोड़ा ट्रिकी था कि यार मतलब वो r प्लस 1 अपॉन n ग्रेटर देन 0 होगा या वो r प्लस 1 अपॉन n लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। हो सकता है वो सबको ना जमे एग्जाम में, ऑल्दो वो भी इजी है, पर चलो हो सकता है वो सबको ना जमे। ये वाला क्वेश्चन तो गाइस हर किसी को जम सकता है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखने को आना चाहिए। तो वापस से एक बार बोलता हूं, फिर हम लिखते हैं। ये 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और यहां पे आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ऐसे मैंने लिखा पूरा, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने आंसर निकाला है। अब गाइस यहाँ पे 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अब ये 2n फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 2n फैक्टोरियल को लिखेंगे 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये पूरा कैंसिल होगा। गाइस ये सेम क्वेश्चन मैंने बैच बी में भी लिया था और इसी पॉइंट पे उनका इंटरेक्शन करवाया। उन लोगों ने मस्त इंटरेक्शन किया था, आप कर पाओगे क्या देखना। मैंने उनको इस स्टेप पे पूछा था कि 2n फैक्टोरियल को क्या लिखना है, उन्होंने बता दिया था। आप बता दोगे गाइस, जो लोग ध्यान दे रहे हैं प्लीज बताना गाइस, हाउ डू यू राइट 2n फैक्टोरियल इन द नेक्स्ट स्टेप। इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल राइट 2n फैक्टोरियल एज 2n माइनस 1 2n माइनस 2 2n माइनस 3 फैक्टोरियल और वैसे ही आप n फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। चीजें कैंसिल होंगी। अच्छा फिर उसके बाद बस इतना ही बचता है, आगे का पार्ट इजी है। चलो लिखते हैं गाइस, पूरा क्लास यहाँ पे मेरे साथ साथ में प्लीज लिखना। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 7 एंड दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2023। तो सीधा एग्जाम में सीधा आपके बुक्स में लिख दो 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1। दिस इज द क्वेश्चन, इज इक्वल टू 10 अपॉन 1, ठीक है। अब यार ये हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो यार सिंपल है, 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 है, बस डेफिनेशन लिखना है। तो 2nc3 का डेफिनेशन लिखते हैं। तो न्यूमरेटर में 2n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करके 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय नीचे n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n minus 3 factorial and this is equal to 10 upon 1.
ये बस मैंने डेफिनेशन लिखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब स्टूडेंट्स आपने इतना मस्त आंसर किया तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे आप बस कैंसिल करो ये 3 फैक्टोरियल, और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि यार ये 2n फैक्टोरियल को हम बोल सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो वो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ न्यूमरेटर में बचेगा, लिखो 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, इतना ही बचेगा। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी सिर्फ क्या बचेगा, लिखो n माइनस 1 n माइनस 2, बाकी का वो फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अच्छा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 10/1। एंड नाउ गाइस इफ यू लुक एट दिस केयरफुली तो n कैंसिल हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। और इसमें से गाइस 2 कॉमन लेके, इसमें से 2 कॉमन लेके ये n माइनस 1 भी कैंसिल होगा। तो बेसिकली इसमें से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो वो 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 4 टाइम्स 2n माइनस 1, डिनोमिनेटर में सिर्फ बचेगा n माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 10। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 8n minus 4 is equal to 10n minus 20. On solving this, I think we should get 2n equal to 16. तो n is equal to 8 का इस बॉक्स बना दो, यहाँ पे क्लोज करते हैं इस क्वेश्चन को, बिकॉज उसके बाद बस वो वैल्यू डालनी है, आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स कीप कंटिन्यूइंग गाइस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। डन विद 7 क्वेश्चंस टुडे एंड वी हैव कंप्लीटेड 1 पॉइंट ऑफ थ्योरी विद 4 प्रॉपर्टीज इनसाइड इट। ओके, और उसका मल्टीपल टाइम समरी भी हो गया, तो वापस पूछने की भी जरूरत नहीं आप लोग को। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय ऑल ऑफ यू, अमेजिंग डिसिप्लिन। रिक्वेस्ट करूंगा और 30 मिनट्स बस करते हैं। रेहान प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 8 रीड करना। एवरीवन प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन। यस, If A, B, and C are the greatest values of 19 CP, 20 CQ, and 21 CR respectively, then गाइस देखो, मैं आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि जेईई मेंस में पहले एक क्वेश्चन में शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बाद में इजी लगना चालू होता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन है फ्रॉम जेईई मेंस 2020, तो ये जेईई मेंस का एक्चुअल क्वेश्चन ही है। और इसमें उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, ए बी सी का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अरे कितना सिंपल है, ये तो सीईटी में भी हमने किया था ना। पहला वाला कॉम्बिनेशन क्या है, 19CP, तो प्लीज स्क्रीन पे देखना 19CP, तो ए है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19CP। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करने का, तो 19/2 हो जाएगा 9.5। तो 9.5 के आगे और पीछे वाला कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, तो 9 भी ले सकते हैं या तो 10 भी ले सकते हैं, तो मैं 10 ले लूंगा, तो मैं बोलूंगा ए हो जाएगा 19C10। अच्छा, बी क्या बोला है पता है, बी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20CQ, ऐसा उन्होंने बोला है कि बी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 20CQ। अरे सिंपल है, 20 को डिवाइड बाय 2 करो, 10 हो जाएगा, तो बी आ जाएगा 20C10। अच्छा, फिर सी का वैल्यू क्या बोला है पता है, बोला है सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 21CR, तो 21 को डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो 10.5 हो जाएगा। 10.5 के आगे या पीछे वाला कोई भी इंटीजर ले लो, चलो 10 ही लेता हूं, तो 21C10। अच्छा, आप नोटिस करोगे तो मैंने जानबूझ के सबका जो नीचे वाला नंबर है वो सेम लिया है, ताकि रेशियो लेने में थोड़ी आसानी हो। अब उन्होंने क्या बोला है पता है क्या, कि एबीसी में रिलेशन बताओ। तो एबीसी में रिलेशन कैसे निकालेंगे, पहले हम ए अपॉन बी निकाल लेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे, फिर बी अपॉन सी निकालेंगे, वो डेफिनेशन यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो वो कैलकुलेशन साथ में लिखते हैं सब लोग, है ना। यहाँ पे अब मेरे साथ साथ में लिखो क्वेश्चन नंबर 8 मेंस 2020। ओके, 2020 जेईई मेंस का क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। तो प्लीज मेरे साथ में लिखना, लिखो गाइस, ए इज द मैक्स वैल्यू ऑफ 19CP। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ए इज द मैक्स वैल्यू ऑफ 19CP, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो वी नीड द मैक्स वैल्यू। तो अभी आप लिख दो देयरफॉर A will become equal to 19C10। इसको बॉक्स बना देता हूं। Why am I taking 19C10? आप 19 को डिवाइड बाय 2 करो तो 9.5 आता है। आप 19C9 भी लिख सकते हो और 19C10 भी लिख सकते हो, तो 19C10 लिख दिया मैंने। फिर अब लिखो B is the max value of 20CP, नहीं 20CQ। ओके, तो सिंस बी इज, वापस यहाँ ब्रैकेट में लिख दो इट इज द मैक्स वैल्यू, तो 20 डिवाइड बाय 2 10 होता है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बी का वैल्यू आ जाएगा 20C10। डन, ठीक है। और गैस लिख दो फिर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 21CR। तो 21 को डिवाइड बाय 2 करेंगे यारो, 10.5 हो जाएगा। 10.5 के आगे और पीछे वाले में से कोई भी इंटीजर लिख दो, तो अपन 10 ही लेते हैं, तो लिखो सी इज द max value of 21CR, तो C will become 21
C10। अब इसको बॉक्स बना दो। अब गैस उन्होंने ना ऑप्शंस में ना ए बी सी का रेशो दिया था, तो अभी एक साथ तीनों रेशो लेने से अच्छा दो दो करके लेते हैं। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड ए अपॉन बी। सब लोग लिखो, ए अपॉन बी हो जाएगा 19C10 अपॉन 20C10। ओके, अब 19C10 का डेफिनेशन लिखो, 19 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। एंड 20C10 का डेफिनेशन लिखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल। ओके, अब गाइस एक 10 फैक्टोरियल तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आप ऊपर लिख दो और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर आप नीचे लिख दो। तो यहाँ पे आंसर लिखना ए अपॉन बी का, यह आ जाएगा 19 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 20 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। कैसे अभी तक कैसे हर बार मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस बार पहले बार मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले आप बताने का ट्राई करो। मेरे को बताओ गाइस, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जो यहाँ पे है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेट्स सी आपको समझ में आ रहा है क्या चैप्टर, बताना गाइस 10 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे। 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज डैश इनटू डैश, 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज अमेजिंग, एंड 20 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 20 इंटू 19, मतलब वो नंबर इंटू उससे एक नंबर कम का फैक्टोरियल। तो ऐसे कैंसिल होगा, तो ऊपर एक 10 बचेगा और नीचे एक 20 बचेगा, बाकी कैंसिल होगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऊपर एक 10 बचेगा, नीचे 20 बचेगा। तो लिखो ए अपॉन बी आ जाएगा 10 अपॉन 20। तो प्लीज लिख देना गाइस, ए अपॉन बी का वैल्यू है हाफ। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी। और स्टूडेंट्स ऐसे ही अपने को बी अपॉन सी निकालना है, तो लिखो बी अपॉन सी का वैल्यू यह आ जाएगा 20C10 अपॉन 21C10। अब गाइस मैं बीच के स्टेप स्किप कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता है करके फाइनली आंसर क्या आने वाला है। आप भी करके देखना, यहाँ पे लिख दो आंसर आ जाएगा 11 अपॉन 21, ऐसा कुछ तो आ जाएगा। ओके, तो गाइस मुझे a अपॉन बी पता है हाफ है, एंड b अपॉन सी पता है 11 अपॉन 21 है। इन तीनों को साथ में कैसे लिखेंगे, तो बस हमें ना वो कॉमन एलसीएम टाइप लेना है। तो 21 और 2 का एलसीएम 42 होता है, तो आप देखना 42 नंबर कहीं ना कहीं आएगा। तो आंसर कुछ ऐसा बनेगा शायद से, a अपॉन 11 इज इक्वल टू b अपॉन 22 इज इक्वल टू c अपॉन 42। गाइस देखो, आप इसमें है ना कोई भी दो कॉम्बिनेशन लेना, आपका सही आंसर आएगा। देखो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो a अपॉन बी सच में हाफ आ जाएगा, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हो तो b अपॉन सी सच में 11 अपॉन 21 आ जाएगा। तो डन, फिर ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द फाइनल आंसर। आप है ना यहाँ तक अगर एग्जाम में सॉल्व कर लिए ये और ये, तो आप ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन ए था, मेरे को ऑप्शन भी याद है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8 डन। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। अभी 9th क्वेश्चन करते हैं। देखो आई टोटली अग्री गाइस कि पहला जो जेईई मेंस का क्वेश्चन था उसमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज अ लिटिल ट्रिकी, कि वो r+1 अपॉन n वाली चीज सबको डायरेक्टली जमेगी, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। पर जेईई मेंस का जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किया है हमने, एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कोई हाई लेवल इंटेलिजेंस नहीं लगाना, डायरेक्टली बस बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करना है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बस 25 मिनट्स और सपोर्ट करो, हम फिर लेक्चर क्लोज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, रेहान प्लीज रीड करना। The number of ordered pairs R, K for which 6 into 35 CR is equal to K square minus 3 into 36 CR plus 1, where K is an integer. ओके गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखना, एक बार कंसेप्चुअली करते हैं फिर बाद में सेकंड टाइम लिख के करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 6 into 35 CR दिया है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ दिया है 6 into 35 CR। तो बस मुझे डेफिनेशन लिखने को आना चाहिए। गैस क्या होगा 35 CR का डेफिनेशन? 35 CR का डेफिनेशन होगा, ऊपर लिखेंगे 35 फैक्टोरियल, नीचे लिखेंगे R फैक्टोरियल, और फिर गैस नीचे सबट्रैक्ट करके लिख देंगे 35 माइनस R फैक्टोरियल। और RHS में गैस क्या दिया उन्होंने, K स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 36CR प्लस 1 दिया है। तो वापस वहां पे भी डेफिनेशन लिखेंगे। 36CR प्लस 1 का डेफिनेशन क्या होगा, ऊपर 36 फैक्टोरियल, नीचे R प्लस 1 फैक्टोरियल, और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो फिर से मुझे 36 माइनस R प्लस 1 करके फिर से मुझे 35 माइनस R फैक्टोरियल ही मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब गैस ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट वापस से कैंसिल हो जाएगा, और इससे फिर अभी क्या है, मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि यहाँ R प्लस 1 फैक्टोरियल है और यहाँ R फैक्टोरियल है। मुझे लगता है आप लोग बता दोगे, जो लोग ध्यान दे रहे हैं। मेरे को बताना गाइस R प्लस 1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं। R प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज डैश इनटू डैश।
r plus 1 factorial can be written as r plus 1 into r factorial, फिर दोनों तरफ r factorial क्या हो जाएगा, कैंसिल। अच्छा एक और चीज बता देना, 36 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 36 फैक्टोरियल विल बी रिटन एज 36 into, गाइस आपको देखो जम रहा है जेई मेंस लेवल, अमेजिंग यार। वो मैं वही कह रहा था कि लेक्चर को थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूं सो दैट यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर कोर्स। अब धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। अब यहाँ पे यार इसमें ऐसा कुछ इक्वेशन बचता है क्योंकि बस हमने वो एग्जीक्यूट करा जो अभी डिस्कस करा उसको, फिर उसके बाद ये इक्वेशन बचेगा। अब बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिकॉज अब उन्होंने बोला है कि के और आर इंटीजर चाहिए, तो इसका मतलब आर के सिर्फ दो ही वैल्यू पॉसिबल है। पता है कौन से दो वैल्यू पॉसिबल है आर के, एक आर इक्वल टू 5 पॉसिबल है, क्योंकि आर को अगर 5 लिया तो ये 5 प्लस 1 6/6 1 हो जाएगा, एंड 1 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि के भी तो इंटीजर चाहिए ना, तो के स्क्वायर शुड बी अ होल स्क्वायर, तो वो होल स्क्वायर मतलब वो 4 आएगा, तो 4 का अंडर रूट 2 आता है, मतलब प्लस माइनस 2। तो बेसिकली आर की वैल्यू 5 हो सकती है, या तो फिर गैस आर की और कौन सी वैल्यू हो सकती है देखते हैं। आर की दूसरी वैल्यू हो सकती है 35, बस ये दो ही वैल्यू हो सकते हैं। आप बोलोगे सर क्यों ये दो ही वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू अगर 5 है तो ये 5 प्लस 1 6/6 1 हो गया, तो के स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, इज 4 अ प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर, यस। फिर आर की वैल्यू 35 क्यों लेना है, क्योंकि 35 प्लस 1 36/6 ये 6 होगा, 6 प्लस 3 9 होगा, के स्क्वायर इक्वल टू 9, क्या 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, यस। तो ये दो ही ऑप्शन है। आप बोलोगे सर और कोई ऑप्शन क्यों नहीं हो रहा है, आप ट्राई करके देखना, उसमें परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं कि आपका के भी इंटीजर आ जाए। तो इसके लिए हम लोग को ये दो ही वैल्यूज पॉसिबल थे जिसके थ्रू आपका के इंटीजर भी आ जाए और आर भी इंटीजर रहे। तो आर के दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, 5 और 35, पर जब आर की वैल्यू 5 है तो के स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो के दो आंसर आएंगे प्लस माइनस 2। तो पहला पेयर बनेगा 5,2 एंड दूसरा 5,-2। इसके अलावा फिर गैस आर की वैल्यू 35 डाल के देखो, तो के स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो के का वैल्यू प्लस माइनस 3। तो तीसरा पेयर आएगा 35,3 एंड फोर्थ पेयर आ जाएगा 35,-3। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आर 4। उन्होंने बोला था हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर पॉसिबल विच satisfy this equation. Again guys, we haven't used any high level mathematics to solve this or the previous question or the one before that. We are just using basic definitions. So just trying to give you confidence. लिखो guys question number 9. Thank you for having amazing discipline and amazing fighting spirit. Please और 20 मिनट मेरे साथ फाइट करो, अपन लेक्चर क्लोज करेंगे। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2020. This is also from JEE Mains 2020. And now guys the question is 6 into 35 CR. सब लोग लिखते जाना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखना। 6 into 35 CR is equal to, RHS में क्या है चेक कर लेते हैं। RHS में है के स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, RHS में है के स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 36 CR प्लस 1, ये आपके RHS में है। अब गाइस यहाँ पे 35 CR जो है इसको हम क्या करेंगे, बस डेफिनेशन में लिख देंगे। तो 35 CR को सब लोग लिखना 35 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन 35 माइनस R फैक्टोरियल, ओके। एंड स्टूडेंट्स वैसे डेफिनेशन राइट साइड में भी लिख दो। राइट साइड में डेफिनेशन के साथ क्या आंसर आएगा, के स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 36 CR प्लस 1 है, तो वहां लिख दो 36 फैक्टोरियल अपॉन R प्लस 1 फैक्टोरियल। और गाइस देखो यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल एक चीज समझनी है कि जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना 36 और R प्लस 1 को, तो 35 माइनस R ही बचेगा, तो सीधा वहां पे लिख दो 35 माइनस R फैक्टोरियल, 35 माइनस R फैक्टोरियल, ओके। सो दिस सीम्स राइट। अब गाइस यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है आप देखना, ये 35 माइनस R फैक्टोरियल कैंसिल, और इसके अलावा फिर आपको वो पता ही है गाइस कि ये R प्लस 1 फैक्टोरियल को R प्लस 1 इंटू R फैक्टोरियल लिखेंगे, और फिर ये R फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और ये 36 फैक्टोरियल को 36 इंटू 35 फैक्टोरियल लिखेंगे, तब ये कैंसिल होगा। तो अगले स्टेप में डायरेक्टली लिख दो 6 इज इक्वल टू बचेगा के स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 36 अपॉन R प्लस 1। गैस इतना ही बचेगा, हो गया। ये दो स्टेप में आंसर आता है। अब बस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलेगा R प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 3। नाउ गाइस के स्क्वायर हैज टू बी पॉजिटिव ओनली, और इसीलिए फिर आपके जो R के वैल्यूज है वो पॉजिटिव वाले ही अप्लाई हो पाएंगे। तो उसमें फिर R के दो ही वैल्यूज पॉसिबल हो पा रहे हैं जिसमें K एक इंटीजर बन पाए। तो उसमें फिर क्या होगा, आपका
r का वैल्यू पहले हम ले लेंगे 5, लिखो r का वैल्यू 5 और दूसरा वैल्यू आ जाएगा 35, और जब r का वैल्यू 5 है तब k स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिखो तब k आ जाएगा +-2, एंड जब r का वैल्यू 35 है तब k स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो k का 2 आंसर आएगा +-3। यहाँ पे आप लिख देना k का 2 आंसर आएगा +-3। ओके, सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 4 पेयर्स। तो यहाँ पे सब लोग ऐसे लिख देना r, k will have 4 answers. So what are the 4 answers? लिखो 5, 2, 5, -2, 35, 3, 35, -3, and with this we have completed. क्योंकि r पॉजिटिव ही चाहिए ना गाइस। आप बोलोगे सर r पॉजिटिव क्यों चाहिए? बिकॉज देखो यहाँ डेफिनेशन में मैंने बताया था ना गाइस कि कभी भी कॉम्बिनेशन में, अच्छे से सुनना गाइस, कभी भी कॉम्बिनेशन में जो ये नीचे वाला नंबर रहता है या ऊपर वाला नंबर रहता है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए। और गाइस ये वाला जो ऊपर वाला नंबर है वो 35, 36 वो तो पॉजिटिव है ही, तो ऑलवेज दोस नंबर्स हैव टू बी पॉजिटिव। और इसके अलावा गाइस फिर अभी एक छोटा सा समरी देता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है। एक बार ध्यान देना, अगर सपोज कोई भी कॉम्बिनेशन आपके सामने आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 23CP, और वो बोल रहे हैं इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो टेंशन नहीं लेना है, हमें क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो 23/2 ये हो जाएगा 11.5। 11.5 के आगे या पीछे वाला इंटीजर लिख दो, तो आंसर आएगा 23C11 या तो 23C12। अच्छा, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? यस, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है NCR इज इक्वल टू NC(n-r), ये प्रॉपर्टी है। ये एक चीज हमने सीखी। इसके अलावा हम लोगों ने अभी क्या सीखा करके, जब भी आप कोई भी चीज लिखते हो, जैसे सपोज मैं लिखता हूँ n+1CR-1, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। और एक और चीज मैंने आपको आज सिखाई करके, ये वाला जो नंबर है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू दिस। तो इसका मतलब r-1 इन दिस केस शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू n+1। आप समझ लो, एंड ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो n+1 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड r-1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 0 हुआ चलेगा, पर ये 0 नहीं चलता, और दोनों पॉजिटिव ही होने चाहिए, नेगेटिव नहीं चलते। और नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। सो ये 2 एक्स्ट्रा चीजें हैं अदर देन व्हाट वी हैड समराइज्ड बिफोर, इसलिए मैंने बता दिया। बस अभी और 2-3 क्वेश्चन करके क्लोज करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9 डन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। जस्ट वांट टू कंफर्म कि ठीक से आपको सब समझ में आ रहा है क्या? वी कैन डू क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। गाइस दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस 2019 एंड ये क्वेश्चन भी शायद आपको इजी लगेगा। यस रेहान प्लीज मेरे लिए रीड करना। If NC4, NC5 and NC6 are in AP, then N can be. ओके गाइस देखो, पूरे लेक्चर में कंसिस्टेंटली ध्यान देना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोगों का फाइटिंग स्पिरिट अमेजिंग है। सिर्फ मेरे को और 15 मिनट्स आपका सपोर्ट चाहिए। एक बार स्क्रीन पे देखना, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन करते हैं। गाइस उन्होंने क्या बोला है कि NC4, NC5 और NC6 तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमेशा जो मिडल नंबर होता है वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज होता है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि मिडल नंबर NC5 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। तो मैंने बस ये लिख दिया कि NC5 इक्वल टू NC4 प्लस NC6 होल डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन बस लिखेंगे और कुछ नहीं। NC5 का डेफिनेशन क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन n-5 फैक्टोरियल। वैसे ही गाइस NC4 का डेफिनेशन आपको पता है, NC6 का डेफिनेशन पता है, सेम लॉजिक, वो मैंने देखो डेफिनेशन सब लिख दिए। अब यहाँ पे स्मार्ट बनना है कि किसको सिंप्लीफाई करना चालू करें। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चालू करूं, किसको n-5 फैक्टोरियल को, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं पता है? n-5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल, एक नंबर कम का फैक्टोरियल। तो n-5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। वैसे ही n-4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं, n-4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं n-4 इंटू n-5 इंटू n-6 फैक्टोरियल। मतलब मैं क्या करूंगा, हर किसी को n-6 फैक्टोरियल में लाके छोड़ दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी n-6 फैक्टोरियल है यहाँ पे, और ये दोनों भी अगर ये ऑलरेडी n-6 फैक्टोरियल है, अगर ये भी n-6 में आ जाए, ये भी n-6 में आ जाए, तो कॉमन कैंसिल हो जाएगा ना सब जगह। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू यूज सिंपल स्मार्ट सिंप्लीफिकेशन कि यार
n माइनस 5 फैक्टोरियल को बोल दूंगा n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल को बोल दूंगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 इंटू एक और कम n माइनस 6 फैक्टोरियल, सब जगह कैंसिल हुआ। अच्छा वैसी स्मार्ट चीज ये 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में भी करूंगा। क्या करूंगा, 5 फैक्टोरियल को बोल दूंगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल को क्या बोलूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये तुम्हारा डिसीजन होता है कहां पे आके स्टॉप करना है। तो मैंने जानबूझ के क्या किया, इसको n माइनस 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया, इसको भी n माइनस 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 6 फैक्टोरियल था, और इसको 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया, इसको भी 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप किया। क्यों, बिकॉज 4 फैक्टोरियल अवेलेबल है। फिर सब जगह कॉमन कैंसिल होता है, आपका सिंपल इतना इक्वेशन बचता है। फिर इसके बाद गाइस बस सिंपली एलसीएम लेना है, आंसर आ गया। वो हम कैलकुलेशन मैथ्स जब लिखेंगे तब साथ में आपको बताता भी, सिंपल बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। सो दैट इज हाउ इजी द क्वेश्चन वाज। दिस इज फ्रॉम जेईई मेंस 2019। एंड गाइस आप सोचो, जेईई मेंस के पहले वाले जो क्वेश्चन होते थे 2020 2019, दीज आर सपोज्ड टू बी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू रिसेंट ईयर्स, बट ये भी ऐसे इजी वाले आ रहे हैं कि बस डेफिनेशन यूज करना है। चलो गाइस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज लिखना मेंस 2019। सब लोग लिखना NC4 NC5 NC6 आर इन एपी, ऐसा लिखो। अब हमारे को उन्होंने बोला है फाइंड n, तो गाइस लिखो मिडिल नंबर इज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। तो सब लोग लिखना NC5 इज इक्वल टू NC4 ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लस NC6 अपॉन 2, तो NC4 प्लस NC6 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है यार, अब इसके बाद फिर डेफिनेशन यूज करते हैं, 2 को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेफिनेशन यूज करते हैं। तो लिखो 2 टाइम्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल, एंड दिस इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है NC4 प्लस NC6, तो NC4 में लिख दो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल। ओके डन। तो ये हमारा ऐसे इक्वेशन बन रहा है। अब गाइस देखो न्यूमरेटर में सब जगह n फैक्टोरियल तो कैंसिल कर दो, ऐसे दिखा दो कि न्यूमरेटर में n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया सब जगह। अब आपको समझ में आया तो आप इंटरेक्शन करो। तो लेट्स डू दिस एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इफ यू गेट द इंटरेक्शन राइट। मुझे लग रहा है कि आपने बहुत सपोर्ट करा है, मैं भी आपको सपोर्ट करूं। सिर्फ मेरे को इंटरेक्शन सही बता दो, किसको सिंप्लीफाई करोगे, n माइनस 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? प्लीज गो अहेड गाइस। n माइनस 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज इंटू n माइनस 4, गलत हो गया, n माइनस 5 इंटू n माइनस 6। एक नंबर कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो n माइनस 5 माइनस 1 करोगे तो n माइनस 6 होगा। नहीं गाइस, मैं लास्ट क्वेश्चन करना चाह रहा था पर गलती हुई आपसे। चलो एक और चांस देता हूं, मेरे को बताओ n माइनस 4 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कैसे करोगे? n माइनस 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज टू n माइनस 5 इंटू n माइनस। समझ गए ना, एक एक नंबर कम करते जाना है, जहां पे आपका रुकने का मन है वहां रुक जाओ, और जनरली वहीं पे रुकना है जहां पे कैंसिल हो जाए। अच्छा वैसे फिर गाइस अब ये 6 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? गो अहेड। 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, बहुत सिंपल, ये तो बता ही दोगे। 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4, एंड ये 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 5 इंटू। तो हमेशा उस जगह पे आके रुकना है जहां पे सब कुछ कैंसिल हो जाए। तो एंड में बचेगा क्या बताएगा? यहाँ बचेगा 2 अपॉन n माइनस 5, इतना ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हुआ। और नहीं, एक 5 भी बचेगा, 2 अपॉन n माइनस 5 इंटू 5, ये बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा फॉर श्योर। 2 अपॉन n माइनस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 6 इंटू 5 विच इज 30। अब गाइस यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह आप करोगे ना, तो या तो आप एक काम कर लो, ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करने का फास्ट में एग्जाम में। सब जगह मल्टीप्लाई बाय 30 टाइम्स n माइनस 4 n माइनस 5 कर दो। मैंने एलसीएम टाइप ले लिया। लेट्स मल्टीप्लाई ऑल टर्म्स बाय 30 टाइम्स n माइनस 4 n माइनस 5, तो लेफ्ट में बचेगा 30 अपॉन 5 6 2 जा 12, और n माइनस 5 कैंसिल होगा, तो लिखो 12 टाइम्स n माइनस 4 बचेगा। यहाँ पे 30 टाइम्स n माइनस 4 n माइनस 5 से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 30 बचेगा, प्लस आगे बचेगा n माइनस 4 इंटू n माइनस 5। अब गाइस ये इतना सिंपल है, बस इसका
एक्सपांशन करो एक क्वाड्रेटिक बनता है, और वो क्वाड्रेटिक क्या आता है चेक कर लेते हैं. सो आई थिंक क्वाड्रेटिक जो आपका बनेगा उसका इक्वेशन आएगा n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0. लिख दो गाइस इसके बाद n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98, उसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप ही लिख दो इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा, दो आंसर मिलेंगे 7 एंड 14, क्योंकि 14 7 आपका 98 होता है एंड 14 प्लस 7 आपका 21 होता है, तो बराबर फैक्टर्स आ गए. ऑनलाइन स्टूडेंट्स पूरा लेक्चर क्लियर है तो यस लिख देना. वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विद क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. थैंक यू सो मच गाइस.